मेरे फादर हमारे सर्कल में ऐसे इंसान के रूप में जाने जाते थे जो अपनी वाइफ से अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करते थे, जिस पर वजह यह थी कि मेरे जन्म के समय मेरी मदर को सीवियर हेमराजिंग होता है और वह अपनी जान लगभग खो देती है। यह देखकर मेरे फादर तुरंत मुझे, जो तब सिर्फ 5 साल का था, कंट्री साइड में एक नैनी के घर भेज देते हैं। इसके बाद 3 साल पहले मेरा ट्विन ब्रदर फेंगवू अपनी अरेंज्ड मैरिज से भाग जाता है, जिस पर दोनों फैमिलीज के बीच अलायंस बनाए रखने के लिए मेरे पेरेंट्स उसी रात मुझे कंट्री साइड से वापस ले आते हैं। फिर शादी से एक रात पहले मदर फेंग मुझे ठंडे अंदाज में वार्निंग देती है, लियू रुयान तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती है, बल्कि उस पुअर स्टूडेंट से करती है जिसे उसकी फैमिली सपोर्ट करती है। उसके साथ तुम्हारी लाइफ आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हें बस ओबीडियंट रहना है और इन 3 सालों तक अपने भाई बनकर एंड्योर करना है, बस इतना ही। ये सुनकर मैं बस कैजुअली सिर हिला देता हूँ, जिस पर मुझे पहले से पता होता है कि लियू रुयान कौन है। वह फाइनेंशियल मैगजीन्स के कवर्स पर रहने वाली कैपिटल की एलीट सर्कल्स की सबसे बड़ी हेयर्स है और काउंटलेस रिच यंग मास्टर्स का टारगेट रहती है। इसके बाद मैंने उसके और शिया चियांग की स्टोरी भी सुनी होती है, जो एक पुअर स्टूडेंट होता है जिसे लियू फैमिली स्पॉन्सर करती है और जो स्कॉलरशिप से एक प्रेस्टिजियस स्कूल में जाता है, जिस पर लियू रुयान उससे डीपली प्यार करती है और फैमिली के खिलाफ जाकर उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन शिया चियांग एक आलफ और प्रिंसिपल्ड इंसान होता है जो ऐसा प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता जिसे कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती, जिस पर वह उससे ब्रेकअप करके अब्रॉड चला गया। यह सुनकर लियू फैमिली बहुत खुश हो जाती है और तुरंत लियू रुयान की पॉलिटिकल मैरिज अरेंज कर देती है। इसके बाद शादी के बाद की लाइफ मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि लियू रुयान की स्टडी पूरी तरह शिया चियांग की फोटोज से भरी रहती है और वह हर हफ्ते पेरिस जाती है उससे सीक्रेटली मिलने के लिए, और मैं उसका हस्बैंड होते हुए भी मास्टर बेडरूम में जाने का भी हक नहीं रखता, बल्कि हॉल के एंड में लिविंग रूम में सोता हूँ, जिस पर मैं हर छोटी चीज में केयरफुल रहता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि फैंग वू का रोल परफेक्टली निभाऊं, ताकि इन 3 सालों तक दोनों फैमिलीज की कोऑपरेशन पर कोई असर ना पड़े। फिर मैं लियू रुयान को एक मैडमैन की तरह ट्रीट करता हूँ, जिस पर अगर वह ओवर टाइम काम करती है तो मैं फोयर की लाइट्स ऑन करके पूरी रात उसका इंतजार करता रहता हूँ। उसका स्टमक वीक होता है, जिस पर मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए पॉरेज बनाता हूँ। उसे शांति पसंद होती है, जिस पर मैं इस घर का सबसे क्वाइट इंसान बन जाता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे रूमर्स फैलने लगते हैं कि मैं लियू रुयान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और यह सुनकर लियू रुयान की नजरें भी मेरी तरफ सटली बदलने लगती हैं। फिर शिया चियांग की फोटोज स्टडी से गायब हो जाती हैं और उसके वीकली पेरिस ट्रिप्स भी कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद वह मेरा बर्थडे याद रखने लगती है, जब मुझे कोल्ड होता है तो जल्दी घर आती है और यहाँ तक कि मेरे साथ इंटीमेसी भी शेयर करती है, जिस पर मुझे ऑलमोस्ट लगने लगता है कि ये सब्स्टिट्यूट मैरिज अब जेन्युइन फीलिंग्स में बदल रही है। लेकिन फिर 3 महीने पहले शिया चियांग वापस आता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। लियू रुयान का दिल फिर से शिया चियांग के लिए धड़कने लगता है, जिस पर वह पूरी रात घर नहीं आती और उसकी स्टडी फिर से उसकी फोटोज से भर जाती है। ये देखकर सब लोग मुझे एक लाफिंग स्टॉक बनाते हैं, लेकिन मैं बस चुपचाप मुस्कुराता रहता हूँ, ना आर्ग्यू करता हूँ ना कोई फस करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी लियू रुयान से प्यार किया ही नहीं था। मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से मनी और फ्रीडम चाहिए था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जिस पर अगर वह सच में मुझसे प्यार करती तो चीजें आसान हो जाती, लेकिन अगर नहीं करती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी को यह नहीं पता होता कि फेंग युआन और फेंग वू ट्विंस हैं, लेकिन हमारे फेसेस पूरी तरह अलग होते हैं। फिर मुझे याद आता है कि मेरे जन्म के समय मेरी मदर ऑलमोस्ट मर ही गई थी, जिस पर मदर फेंग की नजरों में हमेशा मेरे लिए डिस्गस्ट रहता है, और मेरे फादर, जो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं, वह मुझे एक जिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैं 5 साल का होता हूँ तब मुझे कंट्री साइड भेज दिया जाता है, जिस पर मुझे याद है उस विंटर में नैनी का हीटर खराब हो जाता है और मैं बिना प्रॉपर जैकेट के ठंड से कांपता रहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फेंग वो एक वार्म विला में रहता है, एक्सपेंसिव स्वेटर्स पहनता है और पेरेंट्स उसे एक ट्रेजर की तरह पैम्पर करते हैं। 18 साल का ये डिफरेंस मेरे अंदर फैमिली लव की सारी होप खत्म कर देता है। अब सिर्फ 1 महीना बाकी होता है, जिसके बाद मुझे 30 मिलियन युआन मिलेंगे 3 साल फेंग वो बनकर रहने के बदले, और मैं इस सिटी को छोड़कर अपनी रियल लाइफ जीने चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं थोड़ा चेयरफुल फील करता हूँ, तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम आता है लियू रुयान। मैं डीप ब्रेथ लेकर कॉल उठाता हूँ, जिस पर वह ठंडे आवाज में कहती है, 20 मिनट्स के अंदर नाइट कलर्स में कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेकर आओ। यह कहकर वह कॉल काट देती है। मैं फोन पकड़कर तुरंत समझ जाता हूँ कि यह किसके लिए है। बाहर बारिश तेज हो रही होती है, जिस पर लियू फैमिली विला से नाइट कलर्स तक नॉर्मली 40 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं अम्ब्रेला लेकर निकल जाता हूँ। आधे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिस पर मैं घड़ी देखता हूँ, 12 मिनट बचे हैं। मैं दांत भींचकर कार डोर खोलता हूँ और बारिश में दौड़ना शुरू कर देता हूँ। बारिश मेरे कपड़े पूरी तरह भिगो देती है और मेरे लेदर शूज कई बार फिसलते हैं, जिस पर एक बार मैं पडल में गिर जाता हूँ। मेरे नीज में दर्द होता है, लेकिन मैं इग्नोर करके उठता हूँ और फिर दौड़ने लगता हूँ। आखिरकार 19वें मिनट में मैं क्लब पहुंच जाता हूँ।
प्राइवेट रूम के बाहर खड़े होकर जैसे ही नॉक करने वाला होता हूँ, अंदर से हंसी की आवाज आती है। मिस लियू, इतनी बारिश में भी क्या आप अपने ब्रदर इन लॉ से वो चीज मंगवा रही हैं? आपके घर से यहाँ तक कम से कम 40 मिनट लगते हैं। जिस पर लियू रुयान धीमे से कहती है, वह आ जाएगा। फिर कोई कहता है, सबको पता है आपका ब्रदर इन लॉ आप पर कितना फिदा है। 3 साल तक चाहे आपका दिल किसी और के लिए रहा हो, वह बिना कंप्लेंट आपके साथ रहा। ये सुनकर कोई और बोलता है, लेकिन मिस लियू, इतना हैंडसम आदमी जो आपसे इतना प्यार करता है, क्या आपको कुछ भी फील नहीं हुआ? यह सुनते ही कमरे में साइलेंस छा जाता है। मैं सांस रोककर सुनता हूँ, जिस पर कुछ सेकंड्स बाद लियू रुयान कहती है, चाहे कुछ भी हो, शिया चियांग और उसके बीच मैं हमेशा शिया चियांग को ही चुनूंगी। यह सुनकर भी मुझे दुख नहीं होता, बल्कि रिलीफ फील होता है। फिर उनके बात खत्म होने के बाद मैं नॉक करता हूँ और अंदर जाता हूँ। सब मुझे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अरे ब्रदर इन लॉ, आप तो पूरे भीगे हुए हो। लियू रुयान खड़ी होकर कहती है, तुम इस हालत में क्यों हो? मैं उसे पैकेट देता हूँ। आपने कहा था 20 मिनट्स में लाना है, इसलिए मैं दौड़ कर आया। मैं गिरने वाली बात नहीं बताता। जिस पर उसकी नजरें बदल जाती हैं और वह अपना कोट उतार कर मुझे पहनाती है। फिर कहती है, चीजें रखो और जा सकते हो। घर आकर मैं हॉट शॉवर लेता हूँ और नी का दर्द बढ़ता रहता है। मैं बेड पर लेटकर सोचता हूँ कि अब मैं आजाद होने वाला हूँ और मुझे एक अजीब सा रिलीफ फील होता है। तभी अचानक मेरा डोर जोर से खुलता है और लियू रुयान अंदर आती है। मेरा रिस्ट पकड़कर मुझे खींचकर बेड से नीचे गिराती है और स्टेयर्स की तरफ ले जाती है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वह मुझे जोर से धक्का देती है, जिस पर मैं स्टेयर्स से गिरता चला जाता हूँ। पूरा शरीर दर्द से भर जाता है और मैं नीचे पड़ा रहता हूँ। क्यों? मैं मुश्किल से बोलता हूँ। वह ऊपर खड़ी होकर कहती है, क्या तुमने शक्वांग को धक्का दिया? मैं वीक होकर कहता हूँ, क्या? नाटक बंद करो। वह धीरे धीरे नीचे आती है। तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, है ना? फिर वह कहती है, तुमने उसे खिड़की से धक्का दिया, उसकी हालत खराब हो गई, वह मर भी सकता था। मैं सिर हिलाता हूँ, लेकिन चोट के कारण चक्कर आने लगता है। वह मेरा चिन पकड़कर कहती है, फेंगवू, क्या मैंने तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया जो तुम ऐसे सोचने लगे? फिर वह मेरे कान के पास आकर कहती है, हम सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज में हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है। जो प्यार तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। यह सुनकर मेरी नजरें धुंधली होने लगती हैं और अचानक मुझे हंसी आने लगती है। लेकिन मैंने कभी उसके प्यार के बारे में सोचा तक नहीं था। जिस पर जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला होता हूँ, लियू रुयान मुझे ठंडे तरीके से खींचकर खड़ा कर देती है। क्या नाटक कर रहे हो? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी होती है। फिर वह कहती है, शिया चियांग 5वीं मंजिल से गिरा है और तुम बस दूसरी मंजिल से लुढ़क कर आए हो। उठो और हॉस्पिटल जाओ और उससे माफी मांगो। यह कहकर वह मुझे बेरहमी से बाहर घसीटती है, जिस पर उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि मेरे माथे से अभी भी खून बह रहा है और मेरे नी का घाव फिर से खुल चुका है। हर कदम पर दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह मुझे जबरदस्ती कार में धकेल देती है और पूरे रास्ते में चुप रहता हूँ। बस बाहर बदलते हुए सीन्स को देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जल्द ही आजाद होने वाला हूँ। हॉस्पिटल रूम में शिया क्वांग बेड के सहारे बैठा होता है। उसका चेहरा पीला होता है और रिस्ट बैंडेड होता है, जिस पर जैसे ही वह मुझे देखता है वह डर जाता है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। रुयान, मैं इसे नहीं देखना चाहता। उसकी आवाज कांपती है। यह सुनकर लियू रुयान तुरंत आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है। डरो मत, मैं हूँ यहाँ, कोई तुम्हें बली नहीं करेगा। फिर वह मेरी तरफ मुड़कर ठंडे अंदाज में कहती है, वहाँ खड़े क्यों हो? माफी मांगो। मेरा चेहरा थका हुआ होता है, लेकिन मैं शांत रहता हूँ और सीधे शिया चियांग की तरफ देखकर धीरे से पूछता हूँ, मिस्टर शिया, आप खिड़की से गिरे? क्या सच में मैंने आपको धक्का दिया था? यह सुनते ही शिया चियांग रोने लगता है। अगर ब्रदर फेग माफी नहीं मांगना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता था। वह रोते हुए कहता है, मुझे पता है रुयान इन दिनों मेरे साथ है, तुम्हें बुरा लगना नॉर्मल है, लेकिन तुम दोनों की शादी सिर्फ पॉलिटिकल है। वह तुमसे प्यार नहीं करती। अगर हमारा स्टेटस अलग ना होता तो वह तुम्हारी नहीं होती। जैसे जैसे वह बोलता है वह और ज्यादा रोता है, जिस पर लियू रुयान का चेहरा और गुस्से से भर जाता है। फेंगवू, वह तेज आवाज में कहती है, मैंने तुम्हें माफी मांगने को कहा था, उसे प्रोवोक करने को नहीं। माफी मांगोगे या नहीं? मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि शिया चियांग मुझे फंसा रहा है, लेकिन मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं दोनों फैमिलीज के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे सकता। सॉरी, ये मेरी गलती है, मैं धीरे से कहता हूँ। यह कहकर मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी वह रोक देती है। रुको, अगर तुमने उसे धक्का दिया है तो डिस्चार्ज होने तक यहीं रहकर उसकी केयर करो। मेरी उंगलियां हल्का कांपती हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर हिला देता हूँ। इसके बाद आने वाले दिनों में मैं एक पल के लिए भी हॉस्पिटल रूम नहीं छोड़ता और उसकी देखभाल करता रहता हूँ। लियू रुयान भी लगभग वहीं रहने लगती है। वह अपने कंपनी के काम छोड़कर खुद उसे पॉरेज खिलाती है, उसके हाथ साफ करती है और उसे सुलाती है। वह चीजें जो उसने कभी मेरे लिए नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे जेलासी नहीं होती। मैं बस चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता हूँ और शेक्वांग की केयर करता हूँ, जैसे ये सब मुझसे जुड़ा ही नहीं है। नर्सेज आपस में बातें करती हैं। ओह माय गॉड, ऐसा जनरस हस्बैंड पहली बार देखा है। यह प्यार का हाईएस्ट लेवल है। दूसरी नर्स कहती है, वह मिस लियू से इतना प्यार करता है कि उसके लवर की भी केयर कर रहा है, बस चाहता है कि वह उसे एक बार देख ले। इतना पैथेटिक है। यह बातें लियू रुयान सुन लेती है, जिस पर उसके कदम रुक जाते हैं।
और उसकी नजर रूम के अंदर मुझ पर टिक जाती है। मैं सिर झुकाकर एप्पल छील रहा होता हूँ। मेरा चेहरा शांत और सॉफ्ट लगता है, जिसे देखकर लियो रुयान के दिल में एक अजीब फीलिंग उठती है। जिस दिन शिया चियांग डिस्चार्ज होता है, लियो रुयान मुझसे कहती है, अगले कुछ दिनों के लिए तुम शिया चियांग के साथ ट्रिप पर जाओगे, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं सिर हिला देता हूँ और उन्हें साथ जाते हुए देखता हूँ, जिस पर मेरे अंदर एक हल्की फ्रीडम की फीलिंग उठती है। घर वापस आकर मैं अपना सामान पैक करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद मैं शिया चियांग की सोशल मीडिया पोस्ट्स देखता हूँ, जिस पर लियो रुयान उसे मालदीव्स लेकर जाती है, उसके लिए स्काई लैंटर्न्स उड़ाती है और उसके लिए एक्सपेंसिव वॉच खरीदती है। मैं बस एक नजर डालता हूँ और स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता हूँ। एक हफ्ते बाद लियो फैमिली का मंथली डिनर आता है, जिस पर लियो रुयान नहीं आती और मुझे अकेले जाना पड़ता है। जैसे ही मदर लियो मुझे देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है। रुयान कहाँ है? मैं नीचे देखते हुए कहता हूँ, वह अभी बिजी है, नहीं आ पाएगी। यह सुनकर वह ठंडी हंसी हंसती है, लेकिन तभी बटलर एक न्यूज़पेपर लेकर आता है। हेडलाइन में लियो रुयान और शिया चियांग यॉट पर किस करते दिख रहे होते हैं। यह देखकर मदर लियो गुस्से में चॉपस्टिक्स पटक देती है। फेंगवू, मेरे साथ स्टडी में आओ। स्टडी में जाते ही वह कहती है, घुटनों के बल बैठो। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, जिस पर वह गुस्से में कहती है, बेकार हो तुम, अपनी वाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वह कहती है, दो ऑप्शन है, अभी उसे कॉल करो और वापस बुलाओ, या फैमिली पनिशमेंट फेस करो। मैं कांपता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वह वापस नहीं आएगी और मैं उसे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। मैं पनिशमेंट चूज करता हूँ, मैं धीरे से कहता हूँ। यह सुनकर वह और गुस्सा हो जाती है। फिर से कहो। मैं पनिशमेंट चूज करता हूँ। मैं शांत नजरों से देखता हूँ। मदर, आप मार सकती हैं। यह सुनकर वह विप उठाती है और मेरी पीठ पर जोर से मारती है। मैं दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन आवाज नहीं निकालता, बस सिर हिलाता रहता हूँ। आखिरकार दर्द इतना बढ़ जाता है कि मेरी नजरें धुंधली हो जाती हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है, मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटा होता हूँ। मेरी पीठ पूरी बैंडेज्ड होती है। लियो रुयान मेरे पास बैठी होती है। मदर ने तुम्हें मारा? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए रुक जाती है और नर्स की बातें याद करने लगती है। क्या वह सच में मुझसे इतना प्यार करता है? उसके दिल में अजीब फीलिंग बढ़ने लगती है। अगले कुछ दिनों तक वह हॉस्पिटल में ही रहती है, मेरी केयर करती है, जबकि मैं मना करता हूँ, लेकिन वह नहीं मानती। फिर डिस्चार्ज के दिन उसे अचानक कॉल आता है, मुझे कंपनी जाना है। वह कहती है, तुम खुद घर चले जाओ, और चली जाती है। मैं सिर हिलाता हूँ और धीरे धीरे बाहर निकलता हूँ। स्टेयर्स से उतरते वक्त मैं किसी से टकरा जाता हूँ। अंधे हो क्या? वह आदमी चिल्लाता है। ये सूट कितना महंगा है पता है? मैं माफी मांगने वाला होता हूँ, तभी पीछे से आवाज आती है। लियो रुयान वापस आ चुकी होती है और वह उस आदमी के मुंह पर पैसे फेंक देती है। काफी है? वह आदमी तुरंत डरकर भाग जाता है। फिर वह मुझे देखकर कहती है, फेंगवू, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि फेंग फैमिली ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए और लियो फैमिली का कार्ड होते हुए भी मैंने उसे यूज नहीं किया। यह देखकर लियो रुयान के अंदर गुस्सा उठता है और वह मुझे कार में खींच लेती है। चलो शॉपिंग करते हैं। मॉल में वह मेरे लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदती है और मैं बस चुपचाप खड़ा रहता हूँ, जैसे कोई इमोशनलेस पपेट हूँ। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, एक आवाज आती है, रुयान। मैं देखता हूँ, शिया चियांग खड़ा होता है, वेटर यूनिफॉर्म में। उसकी आंखें लाल होती हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, तुमने कहा था तुम मीटिंग में हो। उसका चेहरा टूट जाता है। शायद मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं ही था जिसने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। यह कहकर शिया चियांग मुड़ता है और भाग जाता है, जिस पर लियो रुयान तुरंत उसके पीछे दौड़ती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, उसे जाते हुए देखता हूँ और मेरा दिल बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन तभी अगले ही पल एक जोरदार आवाज आती है और मॉल का ऊपर वाला ग्लास पैनल अचानक टूटकर सीधे शिया चियांग के सिर पर गिर जाता है, जिस पर उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता और वह सीधे खून में गिर जाता है। यह देखकर लियो रुयान का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत उसे पकड़ती है और बिना पीछे देखे हॉस्पिटल की तरफ भागती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का कांपती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे चला जाता हूँ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ब्राइट लाइट्स के नीचे ऑपरेशन रूम की लाइट लगातार जल रही होती है, जिस पर लियो रुयान बाहर खड़ी होती है। उसके कपड़ों पर अभी भी शिया चियांग का खून लगा होता है। उसके यूजुअली काम चेहरे पर इस बार चिंता साफ दिखती है, जबकि मैं एक तरफ चुपचाप बैठा रहता हूँ। तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप रेयर है और ब्लड बैंक खाली है। यह सुनकर लियो रुयान कुछ सोचती है, लेकिन उससे पहले मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरा ब्लड RH नेगेटिव है, मैं डोनेट कर सकता हूँ। यह सुनकर लियो रुयान मुझे देखती है। उसकी आंखों में सरप्राइज आता है, जिस पर मैं कामली कहता हूँ, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मैं नर्स के साथ ब्लड डोनेट करने चला जाता हूँ, जिस पर 400 मिलीलीटर ब्लड धीरे धीरे मेरे शरीर से निकलता है। मेरा चेहरा और पीला होता जाता है, लेकिन मैं शांत रहता हूँ। लियो रुयान एक तरफ खड़ी सब देखती है और उसके दिल में अजीब फीलिंग और बढ़ने लगती है।
ब्लड डोनेशन के बाद मैं बाहर आता हूँ और उसे वहीं खड़ा पाता हूँ, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। वह मुझे देखती है, तुम अभी भी यहीं हो? मैं सिर हिलाता हूँ। उसे हमारे बारे में गलतफहमी है, मुझे सब क्लियर करना है। यह सुनकर वह अचानक पूछती है, क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? मैं जवाब देने वाला होता हूँ, तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, पेशेंट जल्द ही होश में आ जाएगा। यह सुनकर लियू रुयान राहत की सांस लेती है और मैं चुपचाप एक तरफ हट जाता हूँ। कुछ घंटों बाद शिया चियांग होश में आता है और जैसे ही मुझे देखता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रुयान, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को ब्लेस करूं? यह सुनकर मैं तुरंत आगे बढ़ता हूं। तुम गलत समझ रहे हो, उस दिन रुयान सच में मीटिंग में जा रही थी, मुझे साथ ले जाना बस रास्ते में था, कोई डेट नहीं थी। लियू रुयान भी कहती है, हमारी शादी में कोई फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर शिया चियांग कहता है, तो प्रूव करो कि तुम्हें इससे कोई फीलिंग नहीं है। वह खिड़की की तरफ इशारा करता है, इसे आइस लेक में फेंक दो। यह सुनकर लियू रुयान कुछ पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है, इसे लेक में फेंक दो। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन मैं रेजिस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे सब सहना है। बॉडीगार्ड्स मुझे लेक तक ले जाते हैं और अगले ही पल मुझे बर्फ जैसे ठंडे पानी में धक्का दे दिया जाता है। पानी इतना ठंडा होता है कि मेरी सांस रुकने लगती है, मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, जिस पर मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा शरीर नीचे खिंचता जाता है। किनारे खड़े गार्ड्स बस देखते रहते हैं, कोई मदद नहीं करता। धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है और मुझे अपने बचपन की याद आती है, जब मैं ठंड में अकेला कांपता था। मुझे नहीं पता कितना समय बीतता है, लेकिन आखिरकार मुझे बाहर निकाला जाता है। मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा होता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। धुंधली हालत में मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे शरीर को गर्म कपड़े से साफ कर रहा है, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़कर बड़बड़ाता हूँ, बस थोड़ा और सह लो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले ही पल वह हाथ जोर से मेरा हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जाओगे? ये लियू रुयान की आवाज होती है। मैं आंखें खोलता हूँ और खुद को लियू फैमिली हाउस में पाता हूँ। वह मेरे पास बैठी होती है। अभी क्या कहा तुमने? मैं थोड़ा घबराता हूँ, लेकिन नॉर्मल बनने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं, बुखार में कुछ भी बोल रहा था। वह कुछ देर मुझे देखती है, फिर मेरा हाथ छोड़ देती है, फिर पूछती है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी थी? मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, क्योंकि अगर इससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं कुछ नहीं कहता। फिर वह पूछती है, क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो? मैं नीचे देखते हुए कहता हूँ, नहीं, मैं बस फैमिलीज के बीच रिलेशन मेंटेन करना चाहता हूँ, जब तक फेंक वो वापस ना आ जाए। तभी दरवाजा खुलता है और शिया चियांग अंदर आता है। रुयान, चलो फिशिंग चलते हैं। वह मुझे देखकर फेक कंसर्न दिखाता है। ब्रो फिंग, अब ठीक हो? फिर हंसते हुए कहता है, उस दिन गुस्से में बोल दिया था, सोचा नहीं था कि सच में तुम्हें लेक में फेंक देगी, सॉरी। चलो साथ फिशिंग चलते हैं। मैं मना करने वाला होता हूँ, लेकिन वह मेरा हाथ पकड़ लेता है, जिस पर लियू रुयान मुझे मना नहीं करने का इशारा करती है और मैं मजबूरी में मान जाता हूँ। याच पर खड़े होकर मैं समुद्र को देखता रहता हूँ, जबकि शिया चियांग लगातार लियू रुयान के साथ चिपका रहता है। कुछ देर बाद लियू रुयान कॉल पर चली जाती है, जिस पर शिया चियांग मेरे पास आता है। मुझे समझ नहीं आता तुम सच में उसे पसंद करते हो या नहीं। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और वह कहता है, अगर पसंद करते हो तो रिएक्ट क्यों नहीं करते? मैं हल्का मुस्कुराता हूँ, क्योंकि वह सही कह रहा होता है। तभी अचानक एक बड़ी लहर आती है और हम दोनों को समुद्र में गिरा देती है। ठंडा पानी हमें डुबो देता है और यॉट के किनारे से टकराकर हमारे हाथ कट जाते हैं। खून पानी में फैल जाता है। डेक पर अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी बचाओ। रेस्क्यूअर्स कूदते हैं, लेकिन कहते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, पहले एक को ही बचा सकते हैं। यह सुनकर लियू रुयान का चेहरा बदल जाता है और वह घबराकर समुद्र में दोनों तरफ देखने लगती है। एक तरफ शिया चियांग स्ट्रगल कर रहा होता है और दूसरी तरफ मैं लहरों के साथ दूर जाता जा रहा होता हूँ। शिया चियांग को पहले बचाओ, वह लगभग चिल्ला देती है, जिसे सुनकर मैं ये सुनता हूँ कि तब तक मैं कई घूंट खारा समुद्री पानी निगल चुका होता हूँ। मैं देखता हूँ कि रेस्क्यूअर शिया चियांग की तरफ तैरता हुआ जा रहा है, जिस पर लियू रुयान के वरीड फेस को देखकर मैं हल्की कड़वी मुस्कान देता हूँ और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसके दिल में मैं हमेशा वही इंसान रहता हूँ जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। समुद्र का पानी मेरे लंग्स में भरता जाता है और मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होती जाती है। उसी धुंधले पल में मैं देखता हूँ कि एक डार्क शैडो तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, जो कि एक शार्क होता है। अचानक मेरे पैर में तेज दर्द शूट करता है और मेरा आखिरी फील यही होता है कि गहरा नीला समुद्री पानी धीरे धीरे फ्रेश खून से लाल होता जा रहा है। फिर जब मैं दोबारा जागता हूँ तो मेरी आंखों के सामने हॉस्पिटल का सफेद सीलिंग नजर आता है। तुम आखिरकार जाग गए। नर्स राहत की सांस लेती है और फिर कहती है, इतनी सीवियर इंजरीज हैं, हमें जल्दी तुम्हारे फैमिली से कांटेक्ट करना होगा। जिस पर वह थोड़ा रुकती है और फिर बोल पड़ती है, तुम्हारे पास वाले शिया चियांग को देखो, वो भी समुद्र में गिरा था, लेकिन उसकी इंजरीज तुमसे काफी हल्की हैं। फिर भी CEO लियू हर वक्त उसके साथ रहती है, उसे एक प्रेशियस ट्रेजर की तरह पैम्पर करती रहती है। तो तुम्हारी फैमिली कहाँ है? 2 दिन हो गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी अचानक पेशेंट रूम का दरवाजा जोर से खुलता है, जिस पर लियू रुयान अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक ग्रिम एक्सप्रेशन होता है और उसकी नजरें मुझ पर ऐसे टिकती हैं जैसे कोई शार्प नाइफ हो। नर्स ये देखकर फ्रीज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि CEO लियू यहाँ क्यों आई है,
लेकिन उसका एक्सप्रेशन देखकर वो जल्दी से बाहर चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही लियू रुयान अचानक बेडसाइड टेबल पर रखा मेडिसिन ट्रे जोर से गिरा देती है, जिस पर ग्लास बॉटल्स के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है और पिल्स फर्श पर बिखर जाती हैं। क्या तुमने शिया चियांग को समुद्र में धक्का दिया? उसकी आवाज बिल्कुल आइस कोल्ड होती है। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, समझ नहीं पाता कि शिया चियांग अभी भी मुझे क्यों फंसाना चाहता है, और सिर्फ अपने दिल में एक भारी सी थकान फील करता हूँ। मैंने नहीं, मैं बोलता हूँ, लेकिन वह बीच में ही काट देती है। अब भी डिनाई कर रहे हो? वह एक हाथ से मेरा रिस्ट जोर से पकड़ लेती है। उसके नाखून मेरी हड्डियों तक चुभने जैसे लगते हैं। शिया चियांग ने खुद मुझे बताया है, तुम पहले इतने जनरस थे, फिर अचानक ऐसे कैसे बदल गए? वह कोल्ड लाफ करती है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पहले की टॉलरेंस सिर्फ एक एक्ट थी, मेरा अटेंशन पाने के लिए? मेरे दर्द से मेरा चेहरा पैल हो जाता है, लेकिन मैं बस उसे कामली देखता रहता हूँ। एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं करता, जिस पर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह मेरा हाथ जोर से झटक देती है। अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेलो। वह मुड़कर चली जाती है और उसकी आवाज और भी ठंडी हो जाती है। आज के बाद कोई मेडिकल स्टाफ तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा, ये दर्द खुद सहना। इसके बाद के दिन मैं बेहद मुश्किल से बिताता हूँ। न कोई डॉक्टर आता है, न कोई नर्स ड्रेसिंग चेंज करती है, जिस पर मैं खुद ही अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ मेडिसिन कैबिनेट तक जाता हूँ और कांपते हुए खुद पर दवाई लगाता हूँ। कई बार मैं गिर जाता हूँ, मेरे घुटने छिल जाते हैं, लेकिन फिर भी दांत भींचकर वापस खड़ा हो जाता हूँ। लियू रुयान शायद सोचती है कि मैं फेंग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर ये सब सह नहीं पाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता मैं फेंग वो नहीं हूँ। कोई ग्रीन हाउस में पला सनफ्लावर नहीं हूँ। मैं फेंग युआन हूँ, कंट्री साइड में पला बढ़ा, बचपन से पेरेंट्स द्वारा छोड़ा गया, जिसने हर दर्द अकेले सहा है। तो ये दर्द मेरे लिए क्या मायने रखता है? कुछ दिनों बाद मैं डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करता हूँ और अपना सामान पैक कर रहा होता हूँ। तभी हॉस्पिटल रूम का दरवाजा अचानक हील्स की आवाज के साथ खुलता है, जिस पर लियू रुयान अंदर आती है। उसका चेहरा फिर से ग्रिम होता है और वह मेरा रिस्ट पकड़ लेती है। मेरे साथ चलो, मैं भौहें चढ़ाता हूँ। क्यों? जिसके जवाब में वह कहती है, शिया चियांग को जियांग टाओ ने किडनैप कर लिया है और वो स्पेसिफिकली तुम्हें एक्सचेंज में चाहता है। 3 दिन बाद तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर मेरा दिल हल्का कांपता है। जियांग ताई हाई सोसाइटी का एक फेमस नाम, लेकिन असल में एक परवर्ट जो हैंडसम लड़कों को टॉर्चर करना पसंद करता है। और जब भी मैं उससे मिला हूँ, उसकी वो गंदी नजरें मुझे बेहद अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। नहीं, मैं साफ मना कर देता हूँ, जिस पर लियू रुयान की आंखें ठंडी हो जाती हैं। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? फिर अचानक उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। जियांग टाओ को तुम पसंद हो, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा और इसके बाद वो तुम्हारी हर कंडीशन मान लेगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और हल्की मुस्कान देता हूँ। ठीक है, फिर मुझे एक वेडिंग चाहिए। वह एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। क्या? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, उस साल हमने सिर्फ मैरिज रजिस्टर की थी, वेडिंग नहीं की। अब तुम उसे पूरा करोगी? ये मेरे प्लान का हिस्सा है, फेंगवू के लौटने से पहले, ताकि सबके सामने लियू फैमिली के सन इन लॉ की आइडेंटिटी हैंडओवर हो सके। लियू रुयान कुछ देर तक चुप रहती है, फिर आखिर सिर हिला देती है। ठीक है, मैं मानती हूँ। इसके बाद मुझे जियांग फैमिली विला ले जाया जाता है, जहाँ जियांग टाओ आराम से सोफा पर बैठा होता है और मुझे देखकर स्वीट स्माइल देता है। काफी समय बाद मिले। वह मेरे चेहरे को छूता है, जिस पर मैं अपनी घिन दबाता हूँ और पीछे नहीं हटता। पहले 2 दिन का टॉर्चर थोड़ा माइल्ड होता है। वह सिर्फ अपने लोगों से मेरा खून निकलवाता रहता है, एक ट्यूब के बाद दूसरी ट्यूब। नीडल के चुभने का दर्द मुझे सुन्न कर देता है, लेकिन अपना खून ग्लास ट्यूब्स में भरते देख मेरा दिल कांपता रहता है। फिर तीसरे दिन मैं बाहर गार्ड्स की धीमी आवाजें सुनता हूँ। क्या यंग मास्टर पागल हो गया है? क्या वो सच में इसका सारा खून निकालकर स्पेसिमेन बनाना चाहता है? दूसरा कहता है, धीरे बोलो, वो बहुत हैंडसम है, मरने के बाद ही इसे हमेशा के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। ये सुनकर मेरा खून जम जाता है। तो क्या यही लियू रुयान का प्रॉमिस था कि सब ठीक रहेगा? शायद मैं यहाँ अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। एक ठंडी लहर मेरे पैरों से होती हुई रीढ़ तक दौड़ती है, जिस पर मैं अपने होंठ काट लेता हूँ। खून का टेस्ट फील करता हूँ और खुद को संभालता हूँ। फिर मौका देखकर मैं बेड साइड टेबल से क्रिस्टल ऑर्नामेंट उठाता हूँ और पूरी ताकत से विंडो पर मारता हूँ। ग्लास टूटकर चारों तरफ बिखर जाता है और मैं उसी के शार्प एज से अपनी रोप्स काटता हूँ। इसके बाद मैं 2nd फ्लोर से कूदता हूँ, जिस पर मेरा एंकल क्रैक की आवाज के साथ मुड़ जाता है। तेज दर्द मेरी आंखों के सामने अंधेरा ला देता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। अपने इंजर्ड एंकल को घसीटते हुए किसी तरह जियांग फैमिली से भागता हूँ और सीधे लियू फैमिली विला पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं मेन डोर खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि लियू रुयान घुटनों के बल बैठी है और शिया चियांग के एंकल पर दवाई लगा रही है। शिया चियांग की आंखें लाल होती हैं। रुयान, ब्रदर फेंग अभी तक वापस नहीं आया, क्या तुम्हें उसकी जरा भी चिंता नहीं है? जिस पर लियू रुयान का हाथ रुकता है और वह बहुत जेंटल आवाज में कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एंकल स्प्रेन हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं दुख से मर जाऊं? मैं दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ, पूरा शरीर भीगा हुआ होता है, एंकल सूजा हुआ होता है, लेकिन कोई मुझे एक नजर तक नहीं देखता। फिर मैं बिना एक्सप्रेशन के उनके पास से गुजर जाता हूँ। फेंगवू, तभी लियू रुयान मुझे नोटिस करती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं, जैसे कंफर्म कर रही हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और फिर राहत की सांस लेती है। पिछले 3 दिन क्या हुआ? मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। मेरे सूखे होंठ फटे होते हैं और उनसे खून निकल रहा होता है। कुछ नहीं। फिर सीधे पूछता हूँ, जो वेडिंग तुमने प्रॉमिस की थी वो कब होगी? जिस पर शिया चियांग तुरंत चौंक कर पूछता है,
कौन सी वेडिंग? लियू रुयान थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, मैं और ये फिर से वेडिंग करेंगे। ये सुनते ही शिया चियांग की आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर वह तुरंत समझाती है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है शिया चियांग, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। शिया चियांग जबरदस्ती मुस्कुराता है, मुझे समझ है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम ये सब मुझे बचाने के लिए कर रही हो। फिर वह मेरी तरफ देखकर सॉफ्टली कहता है, ब्रोदर फेंग, क्या मैं तुम्हारी वेडिंग अटायर चूज करने में हेल्प करूं? इसके बाद के दिनों में शिया चियांग हर वक्त मेरे साथ रहता है। वेडिंग ड्रेस शॉप में वेस्ट ट्राई करते वक्त भी मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ। एक सफेद सूट मेरी बॉडी पर परफेक्टली फिट हो रहा होता है, जिस पर शिया चियांग हर डिटेल चेक करता रहता है। ये कॉलर बहुत नीचे है, वह मेरे कॉलर को ठीक करता है, इसे और कंजर्वेटिव करो, और ये वेस्ट लाइन भी सही नहीं लग रही। फिर एक और आउटफिट उठाता है। लियू फैमिली के सन इन लॉ को ऐसा ऑर्डिनरी स्टाइल कैसे पहनाया जा सकता है? मैं हर बार चुपचाप कोऑपरेट करता हूँ, जैसे कोई पपेट हूँ, और आखिर में लास्ट सूट चूज हो जाता है और फिटिंग रूम में अब कोई और मौजूद नहीं रहता है। शिया चियांग आखिरकार अपना डिस्गाइज उतार देता है और गुस्से में कहता है, तो ये बात है, तुम लेटली इंडिफरेंट नहीं थे, बल्कि फेक नेग्लेक्ट का टैक्टिक यूज कर रहे थे मुझे ट्रैप करने के लिए। जिस पर वह अचानक मेरा गला जोर से पकड़ लेता है, उसके नाखून मेरी स्किन में गहराई तक धंसते जाते हैं। सुन लो, ऐसा मत सोचना कि तुम ऐसा करके रुयान को मुझसे छीन लोगे, वो सिर्फ मेरी है। मैं अपनी पलकें तक नहीं उठाता, बस कामली अपना हाथ छुड़ाता हूँ। ना कोई फेक नेग्लेक्ट है, ना ही लियू रुयान को छीनने का इरादा। मैं तो सबसे ज्यादा यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये प्ले जल्दी खत्म हो, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वो ये होता है कि शिया चियांग फिर भी मानता रहता है कि मैं लियू रुयान को उससे छीनना चाहता हूँ, और फिर से ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिर वेडिंग से एक रात पहले लियू रुयान अचानक मेरे रूम का दरवाजा लात मारकर खोलती है। उसका एक्सप्रेशन बेहद ग्रिम होता है। क्या तुमने शिया चियांग को फिटिंग रूम में बंद किया था? जिस पर वह आगे कहती है, तुम्हें पता है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मैं थककर अपनी आंखें बंद करता हूँ, मैंने नहीं किया। जिस पर वह तुरंत गुस्से में बोलती है, अब भी डिनाई कर रहे हो? वह मुझे जोर से पकड़कर खींचती है। लगता है पिछली सजा काफी नहीं थी, और मेरी स्ट्रगल को इग्नोर करते हुए बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि मुझे सीधे डार्क डैम्प बेसमेंट में बंद कर दिया जाए। अंधेरे में मैं कोने में बैठा अपने घुटनों को पकड़ लेता हूँ, और रात के बीच में अचानक मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जिस पर तुरंत एक बैग भरकर लाइव सेंटीपीड्स अंदर फेंक दिए जाते हैं। मैं घबराकर उछल पड़ता हूँ और आयरन डोर पर जोर जोर से मारने लगता हूँ। मेरी उंगलियों से खून निकलने लगता है, लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आता। अगले दिन लियू रुयान दरवाजा खोलती है। उसकी आवाज ठंडी होती है। सिर्फ एक रात के लिए बंद किया था, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? पूरी रात के टॉर्चर के बाद मेरा चेहरा कागज जैसा सफेद हो जाता है। मैं कमजोर आवाज में कहता हूँ, शिया चियांग ने सेंटीपीड्स छोड़े थे। जिस पर लियू रुयान ठंडी हंसी हंसती है। शिया चियांग ऐसा नहीं कर सकता, और वह लाइट्स ऑन करती है। कहाँ है वो सेंटीपीड्स जिनकी तुम बात कर रहे हो? मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, क्योंकि साफ बेसमेंट में एक भी सेंटीपेड नहीं होता। शिया चियांग सारे एविडेंस पहले ही हटा चुका होता है। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिर में चुप रह जाता हूँ। जिस पर लियू रुयान ठंडी आवाज में कहती है, 3 दिन बाद वेडिंग है, इन दिनों मैं शिया चियांग के साथ रहूंगी, मैं सिर्फ वेडिंग वाले दिन आऊंगी। फिर वह मुझे वार्निंग देती है, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, नहीं तो वेडिंग कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर वह मुड़कर चली जाती है, और उसके फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। जिस पर मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ा होता हूँ। अगले 3 दिन मैं खुद को रूम में बंद रखता हूँ, हार्डली बाहर निकलता हूँ। मेड जो खाना लाती है उसमें से बस थोड़ा सा खाता हूँ, और खिड़की के बाहर चाहे कितनी भी अच्छी सनलाइट हो, मैं बाहर कदम नहीं रखता, क्योंकि मैं शिया चियांग को मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं देना चाहता। अच्छी बात यह होती है कि लियू रुयान अपना वर्ड रखती है। इन 3 दिनों में वह हमेशा शिया चियांग के साथ रहती है, घर तक वापस नहीं आती, और टैबलॉइड न्यूज के जरिए मैं उन्हें अक्सर साथ देखता हूँ, जहाँ शिया चियांग उसका हाथ पकड़े हंसता रहता है, और लियू रुयान उसे ऐसे देखती है जैसे उसकी नजरें पिघल रही हों। फिर वेडिंग से एक दिन पहले मैं डेस्क पर बैठकर लियू रुयान की हर पसंद नापसंद लिखता हूँ। सिलेंट्रो पसंद नहीं, स्पाइसी फूड नहीं खाती, सिर्फ अनस्वीटेंड अमेरिकानो कॉफी पीती है। कपड़े परफेक्टली आयरन होने चाहिए, एक भी रिंकल नहीं, सोते वक्त बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए। लिखने के बाद मैं पेपर फोल्ड करता हूँ और मेड श्याओ ताई को बुलाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है, मैं धीरे से कहता हूँ, वेडिंग के बाद मुझे वापस दे देना। श्याओ ताई कंफ्यूज होकर पूछती है, सर ये क्या है? जिस पर मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, बस प्रिकॉशन है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, मेरी मेमोरी आजकल ठीक नहीं है। वह थोड़ा अजीब महसूस करती है, लेकिन फिर भी पेपर ले लेती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे सेफ रखूंगी। उसके जाने के बाद मैं क्लोजेट के अंदर से पहले से तैयार सूटकेस निकालता हूँ और आखिरी बार इस रूम को देखता हूँ जहाँ मैंने 3 साल बिताए हैं। मेरी नजर दीवार पर लगे वेडिंग फोटो पर रुकती है, जिसमें मैं एक नीट सूट में खड़ा हूँ और लियू रुयान एक एक्सपेंसिव वेडिंग ड्रेस में मुस्कुरा रही है। मैं धीरे से फ्रेम उतारता हूँ, उसे उल्टा करके टेबल पर रख देता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। एयरपोर्ट लॉबी में मेरी मदर पहले से खड़ी होती है। वह मुझे एक बैंक कार्ड और एयरलाइन टिकट देती है। 30 मिलियन युआन, एक पैसा भी कम नहीं। आज से तुम्हारा फेंक फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। मैं कार्ड लेता हूँ, मेरी उंगलियां हल्का कांपती हैं और मैं उसे देखता हूँ, लेकिन वह मेरी तरफ दोबारा देखना भी नहीं चाहती। थैंक यू, मैं धीरे से कहता हूँ। वह ठंडी आवाज में बोलती है, इन 3 सालों में तुमने अच्छा काम किया। दोनों फैमिलीज के बीच
कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। मैं एक पल रुकता हूँ, जिस पर वह कहती है, अब जाओ, अपनी जिंदगी जियो। मैं सिर हिलाता हूँ और सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ता हूँ। मोड़ पर आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता हूँ, लेकिन वह जा चुकी होती है, जैसे उसका कोई बेटा था ही नहीं। फिर भी मुझे दुख महसूस नहीं होता। मैं टिकट को कसकर पकड़ता हूँ, मेरी आंखें हल्की गर्म होती हैं। इस बार मैं अपने लिए जी पाऊंगा। मैं बिना पीछे देखे बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ जाता हूँ। उसी समय लियू फैमिली विला में एक आदमी जो मुझसे 90% मिलता जुलता है, वेडिंग के लिए तैयार खड़ा होता है। फेंगवू वापस आ चुका होता है। ड्रेसिंग रूम में फेंगवू मिरर के सामने बैठा होता है। स्टाइलिस्ट उसका मेकअप और हेयर कर रहा होता है। मिरर में दिखने वाला आदमी पहले जैसा ही शार्प और हैंडसम लगता है, बस उसकी आंखों में अब और ज्यादा कोल्डनेस और एरोगेंस होता है। वह अपने सूट को हल्के से छूता है और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है। बाहर शाओजियांग दरवाजे की दरार से उसे देख रहा होता है। उसके नाखून उसकी हथेली में धंसते जा रहे होते हैं। जैसा मैंने सोचा था, फेंगवू असल में इतना मैग्नानिमस नहीं है। वो बस पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहता है, रुयान का दिल जीतने के लिए। ये सोचकर वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, खासकर ये जानकर कि लियू रुयान ने ये वेडिंग मान ली है, चाहे शो के लिए ही सही। वह धीमी आवाज में बोलता है, फेंगवू, क्या तुम सोचते हो कि ऐसा करके मुझे डरा लोगे? सपना देख रहे हो? फिर वह मुड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लियू रुयान ड्रेसिंग रूम में आती है। उसने मर्समेड गाउन पहना होता है और उसके चेहरे पर इम्पेशंस साफ दिखता है। वह मिरर में फेंगवू को देखकर कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ ये वेडिंग प्रॉपरली करूंगी, लेकिन इसके बाद तुम शाओजियांग को परेशान नहीं करोगे। फेंगवू मिरर के जरिए उसकी तरफ देखता है। उसकी नजरें काम और ऑलमोस्ट इंडिफरेंट होती हैं। वह कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा हम करता है, जिस पर लियू रुयान थोड़ा कंफ्यूज होती है। उसे लगता है कि उसके सामने खड़ा आदमी थोड़ा अलग है, लेकिन क्या अलग है ये समझ नहीं पाती। तभी अचानक फोन बजता है। असिस्टेंट की घबराई आवाज आती है, सीईओ लियू, प्रॉब्लम हो गई है, मिस्टर शिया गायब हो गए हैं। ये सुनते ही लियू रुयान का एक्सप्रेशन बदल जाता है और बिना सोचे वह तुरंत रूम से बाहर भागती है। उसी समय एयरपोर्ट लाउंज में मैं नीचे देखकर अपना पासपोर्ट अरेंज कर रहा होता हूँ। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। मैं देखता हूँ वो शाओजियांग का मैसेज होता है, चाहे ये तुम्हारी वेडिंग ही क्यों ना हो रुयान, फिर भी मुझे चुनकर तुम्हें छोड़ देगी। बताओ आखिर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं बिना किसी इमोशन के मैसेज पढ़ता हूँ और सिम कार्ड निकालकर उसे बीच से तोड़ देता हूँ। उसकी टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है, जैसे मैं पिछले 3 साल की सारी सहनशीलता और एक्टिंग को खत्म कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वेडिंग वेन्यू पर केओस फैल चुका होता है। गेस्ट्स आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। होस्ट स्टेज पर ऑकवर्ड खड़ा होता है, समझ नहीं पाता कि वेडिंग पोस्टपोन कैसे अनाउंस करे। ड्रेसिंग रूम में फेंगवू काफी देर से वेट कर रहा होता है, लेकिन लियू रुयान वापस नहीं आती। वह उठकर बाहर जाने ही वाला होता है कि दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी होती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। उसका एक्सप्रेशन बेहद डार्क होता है। मर्मेड गाउन थोड़ा मेसी हो चुका होता है और उसके बाल पसीने से भीगे होते हैं। वो साफ दिख रहा होता है कि वह जल्दी जल्दी वापस आई है। फेंगवू, उसकी आवाज भारी होती है, जिसमें दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई देता है। शाओजियांग के साथ कुछ हो गया है, वेडिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। जिस पर फेंगवू उसे चुपचाप देखता है और फिर अचानक हल्का सा मुस्कुराता है। लियू रुयान, क्या तुम सच में एक आउटसाइडर के लिए ये वेडिंग छोड़ना चाहती हो? ये सुनकर लियू रुयान एक पल के लिए स्टंडेड रह जाती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, वो आउटसाइडर नहीं है। अगर तुमने पहले उसे टारगेट नहीं किया होता तो वो इतना डेस्परेट नहीं होता। जिस पर फेंगवू सिर हिलाता है। उसकी आंखों में हल्की पिटी झलकती है। तुम सच में बहुत पैथेटिक हो। ये सुनकर लियू रुयान भड़क जाती है और जैसे ही गुस्सा करने वाली होती है, तभी उसका फोन फिर से बजता है। वह कॉल देखती है और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वह दरवाजे पर खड़ी होकर फेंगवू को देखती है। उसके होंठों पर मॉकिंग स्माइल होता है। अभी मैंने तुम्हें शाओजियांग को परेशान न करने को कहा था और तुमने तुरंत उसे किडनैप करवा दिया। क्या तुम हर जगह उसे बलि करते रहोगे? फेंगवू सिर उठाता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन झलकता है और जैसे ही वह कुछ बोलने वाला होता है, तभी लियू रुयान का बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है। उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। उसका घुटना मार्बल फ्लोर से टकराता है और तेज दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। लियू रुयान, वह शौक में उसे देखता है। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? जिस पर लियू रुयान नीचे देखते हुए बिना किसी इमोशन के हाथ हिलाती है, इसे गाड़ी में डालो। बॉडीगार्ड्स उसे उठाते हैं। उसकी स्ट्रगल को इग्नोर करते हुए उसे बाहर खड़ी ब्लैक कार में धक्का दे देते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है, एक दवाई में भीगा हैंडकेरचिफ उसके मुंह और नाक पर दबा दिया जाता है। फेंगवू की आंखें फैल जाती हैं। वह कुछ पल स्ट्रगल करता है और फिर उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है। कुछ देर बाद वह तेज दर्द से जागता है। खुद को एक रफ बर्लैप सैक के अंदर पाता है। उसका शरीर मुड़ा हुआ होता है। वह हिल भी नहीं पाता। अगले ही पल सैक को उठाकर कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया जाता है। उसका हाथ जमीन से टकराता है। रिस्ट में तेज दर्द दौड़ता है, जैसे हड्डी टूट गई हो। वह कराहता है, लेकिन मुंह टेप से बंद होने के कारण सिर्फ हल्की आवाज निकाल पाता है। बाहर से लियू रुयान की ठंडी आवाज आती है, एक के बदले एक, शाओजियांग को छोड़ो। जिस पर एक आदमी हंसते हुए कहता है, तो रूमर सही थे, सीईओ लियू सच में मिस्टर शिया को पसंद करती है। फिर वह व्यंग्य में कहता है, वैसे तुम्हें
यंग मास्टर पसंद नहीं तो क्यों ना इसे एक बार चाकू मारो ताकि हम भी रिच लोगों का दिल देख सकें। लियू रुयान कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, पैसे काफी नहीं है क्या? किडनैपर हंसता है, हमने इसे पैसे के लिए किडनैप नहीं किया। तभी अंधेरे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है और साथ में हल्की क्लैप, जिस पर जियांग ताई सामने आता है। उसके चेहरे पर प्लेफुल स्माइल होती है। सीईओ लियू। काफी समय बाद लियो रुयान की आंखें ठंडी हो जाती हैं। जांग ताओ, तो ये सब तुम हो? वह कैजुअली कंधे उचकाता है। पहले वाला परफेक्ट प्लान तुम्हारे हस्बैंड ने खराब कर दिया, अब बस इतना कह रहा हूँ कि उसे एक बार चाकू मार दो। फेयर डील है ना? लियो रुयान भौहें चढ़ाती है। कौन सा प्लान? जियांग ताइयो अजीब सी मुस्कान देता है। उसके कान के पास झुककर कुछ कहने ही वाला होता है। तभी फोन आ जाता है। वह स्पीकर पर उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जियांग ताइयो कब आ रहे हो? हम इंतजार कर रहे हैं। वह कैजुअली बोलता है, आ रहा हूँ। फिर लियो रुयान की तरफ देखकर कहता है, सुना ना, मुझे जल्दी जाना है, तो जल्दी डिसाइड करो, या तो फेंग वू को एक बार चाकू मारो या फिर। वह रुकता है और उसकी मुस्कान डरावनी हो जाती है। तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनकर माहौल जमसा जाता है। लियो रुयान की नजर उस सैक पर जाती है जो लगातार हिल रहा होता है। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स इमोशन आता है। कुछ पल बाद वह जियांग ताई से नाइफ लेती है। ठीक है। वह सैक के पास जाती है, झुकती है, नाइफ की नोक सैक को छूती है। फेंग वो खतरा महसूस करके और जोर से तड़पता है, लेकिन टेप के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं आती। उसका हाथ हल्का कांपता है, लेकिन फिर उसकी आंखें फिर से ठंडी हो जाती हैं और वह बिना हिचक नाइफ को अंदर घोंप देती है। तुरंत फ्रेश खून सैक में फैल जाता है। फेंग वू का शरीर झटके से स्टिफ होता है और फिर ढीला पड़ जाता है। गुड। जियांग ताई जोर से हंसता है। सीईओ लियू सच में काफी क्रूअल है। फिर वह टोन बदलता है, लेकिन तुमने डिले किया, अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब या तो शाओजियांग को चाकू मारो या मैं फेंग वू को 3 बार और मारूंगा। लियू रुयान का चेहरा सख्त हो जाता है। जियांग ताओ, हद मत पार करो। वह दीवार से टिककर कहता है, चूज करो। लियू रुयान की मुट्ठियां भींच जाती हैं और आखिर में वह गहरी सांस लेती है और खून से सना नाइफ फिर से सैक में घोंप देती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। वह आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज भारी होती है, फेंग वू, सॉरी। कुछ देर बाद फेंग वू ठंडी जमीन पर होश में आता है। उसकी आंखें धुंधली होती हैं। सैक के अंदर घुटन और खून की तेज स्मेल उसे सफोकेट करती है। वह दांत भींचकर पूरी ताकत लगाता है और किसी तरह सैक से बाहर निकलता है। वेयरहाउस खाली होता है। वहाँ सिर्फ वही बचता है। लियू रुयान जा चुकी होती है। शाओजियांग भी गायब होता है। सिर्फ उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। वह खांसता है, मुंह में खून का टेस्ट फील करता है, कांपते हुए पॉकेट से फोन निकालने की कोशिश करता है पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। उसके दिमाग में आता है कि लियू रुयान पागल है, शाओजियांग भी, और वह सोचता है कि उसका छोटा भाई इतने साल कैसे जिया होगा। लेकिन जैसे ही वह फोन निकालता है, अंधेरे से एक आदमी आता है और उसे जोर का पंच मारता है। फोन उड़कर दीवार से टकराता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वह ऊपर देखता है। सामने शाओजियांग खड़ा होता है। उसके चेहरे पर कोल्ड स्माइल होती है। अब किसे कॉल करोगे सिंपैथी लेने के लिए? वह ताना मारता है। फेंग वो कुछ नहीं बोलता, बस दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है। भारी सांस लेता है, जिस पर शाओजियांग और एरोगेंट हो जाता है। वह आगे बढ़कर उसका चिन्ह पकड़ता है। चुप हो गए? देखा, मैंने कहा था, चाहे वेडिंग तुम्हारी हो, बस एक मैसेज से रुयान मेरे पास आ जाती है। वह उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है, अगर थोड़ी भी सेल्फ अवेयरनेस बची है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और ये पोजीशन छोड़ दो। जिस पर फेंग वो उसे घूरता है और अचानक हंस पड़ता है। शाओजियांग चौंक जाता है और इससे पहले कि वह रिएक्ट करे, फेंग वो उसका हाथ झटक देता है। शाओजियांग पीछे मेटल रैक से टकराता है। उसके लोअर बैक में तेज दर्द होता है और वह दर्द से झुक जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया? वह शौक में पूछता है। फेंग वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ा होता है। उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है। चेहरा बिल्कुल सफेद होता है। धक्का दिया? वह हल्का हंसता है और अपने इंजर्ड पैर को घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। हाँ, दिया। तो क्या? शाओजियांग डर जाता है, पीछे हटने लगता है। पास मत आओ। लेकिन फेंग वो उसकी बात इग्नोर करता है। नीचे से एक स्टील पाइप उठाता है और उसे हाथ में घुमाकर देखता है। शाओजियांग की आंखें फैल जाती हैं। उसे सामने खड़ा फेंग वू अब वैसा नहीं लगता जैसा पहले था। हेल्प! वह चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग वो उसका एंकल पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। अभी तो बहुत एरोगेंट बन रहे थे ना? फेंग वो नीचे देखते हुए स्टील पाइप उसके चेहरे के पास टैप करता है। अब डर लग रहा है? जिस पर शे क्वांग का पूरा शरीर कांपता है। उसका चेहरा आंसुओं और नाक से बहते पानी से भर जाता है। फिर भी वह टफ बनने की कोशिश करता है। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो रुओयान तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। फेंग वो ठंडी हंसी हंसता है और बिना देर किए स्टील पाइप उठाकर उसके पैर पर जोर से मारता है, जिस पर शी क्वांग की दर्द भरी चीख पूरे वेयरहाउस में गूंजती है। लेकिन फेंग वो उसे इग्नोर करता है और लगातार उस पर वार करता रहता है। उसके हर मूव में कोई दया नहीं होती, जैसे वो अब पहले वाला वीक इंसान नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह बदल चुका है। धीरे धीरे शे क्वांग पूरी तरह पिट जाता है
उसके पास अब भीख मांगने की भी ताकत नहीं बचती, बस जमीन पर सिकुड़ कर पड़ा रहता है। फेंग वो भारी सांस लेता है, अपने चेहरे से खून पोंछता है और जैसे ही आखिरी वार करने वाला होता है तभी वेयरहाउस का दरवाजा जोर से खुलता है और तेज रोशनी अंदर आती है। दरवाजे पर लियू रोयान खड़ी होती है। उसका चेहरा डार्क होता है और वह उन्हें घूर रही होती है। जैसे ही शिए क्वांग उसे देखता है उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वह किसी तरह अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उसकी तरफ जाता है। रोयान, फेंग वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे जीने नहीं देना चाहता। लियू रोयान उसे कसकर पकड़ लेती है और गुस्से भरी नजर से फेंग वो की तरफ देखती है। ये सब क्या है? जिस पर फेंग वो अपने होंठ के कोने से खून पोंछता है, ठंडी हंसी देता है और स्टील पाइप को जमीन पर फेंक देता है। क्लैंग की आवाज पूरे वेयर हाउस में गूंजती है। लियू रोयान, उसकी आवाज भारी लेकिन काम होती है। आज जो हुआ है उसे अच्छे से सोचो, असली गलती किसकी है? वह थोड़ा रुकता है, उसकी नजरें तेज हो जाती हैं। और ये मत भूलना, तुम मुझ पर आज भी ओवे करती हो। लियू रोयान भौहें सिकोड़ती है। क्या तुम जियांग ताइयो के साथ मिले हुए थे? फेंग वो हल्का हंसता है, उसकी आंखों में ठंडापन होता है। ठीक है, चलो मीडिया को बताते हैं। वह उसे सीधा देखता है। देखते हैं तुम पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर सह पाओगी या नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लियू फैमिली हाल ही में ईस्टर्न सिटी का लैंड एक्वायर करना चाहती है ना? फिर वह शिए क्वांग की तरफ मुड़ता है। मिस्टर शिए, तुम तो नहीं चाहोगे कि कल इंटरनेट तुम्हें होम ब्रेकर बोले? ये सुनकर शिए क्वांग का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत लियू रियुयान से चिपक कर रोने लगता है। रियुयान, मेरी गलती है, वेडिंग अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए मिस्टर फेंग गुस्सा है। लियू रोयान और ज्यादा भौहें सिकोड़ती है। अगर बात ये है तो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। तुम शि क्वांग को क्यों परेशान कर रहे हो? फेंकू हंसता है, उसकी आंखों में मजाक होता है। अब और एनर्जी वेस्ट मत करो। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा होता है। पूरा शरीर जख्मों से भरा होता है लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल सीधी रहती है। तुम्हारी वेडिंग से मुझे क्या लेना, इसके बिना भी मैं वही हूँ। इतना कहकर वह उन्हें देखे बिना अपने पेट के घाव को पकड़ते हुए धीरे धीरे वेयरहाउस से बाहर चला जाता है। उनके पास से गुजरते वक्त वह एक पल रुकता है और ठंडी आवाज में कहता है, आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मत करो, अभी बहुत समय बाकी है। और फिर बिना पीछे देखे चला जाता है। लियू रोयान वहीं खड़ी रह जाती है, उसे जाते हुए देखती रहती है और अचानक उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वह साफ देखती है कि उसका पूरा शरीर घायल है। ये भी सच है कि उसने खुद उसे चाकू मारा था और उसे गुस्सा होना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, लेकिन वह बस उसे शांत नजरों से देखता है जो उसे अंदर से डिस्टर्ब करता है। जिस पर लियू रोयान अचानक रियलाइज करती है कि उसने उसे कभी सही से समझा ही नहीं। शिए क्वांग अभी भी उसकी बाहों में रो रहा होता है लेकिन अब उसे बिना वजह इरिटेशन होने लगती है। वह इंस्टिंक्टिवली उसका चेहरा साफ करने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उसकी स्किन को छूती है उसके दिमाग में फेंगवू की खून से सनी मुस्कान फ्लैश होती है। उसका हाथ वहीं रुक जाता है और उसके दिल में एक अजीब सा इमोशन उठता है जो उसने पहले कभी फील नहीं किया होता। वह खुद से सवाल करती है, ये सब शिए क्वांग की वजह से है या उसकी वजह से? ये सोच उसे अंदर से चोक कर देती है। दूसरी तरफ शिचियांग विला के सोफा पर बैठा होता है। फैमिली डॉक्टर उसके जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है। अल्कोहल लगते ही वह दर्द से सांस खींचता है लेकिन उसके दिमाग में बार बार फेंगवू की वो ठंडी नजर घूमती रहती है। कुछ तो गलत है, वह सोचता है, ये वही इंसान नहीं है। वह अचानक सोफा का आर्मरेस्ट पकड़ लेता है। डॉक्टर माफी मांगता है, मिस्टर शिए थोड़ा सह लीजिए, बस हो गया। शिए क्वांग उसे जल्दी करने का इशारा करता है। डॉक्टर के जाने के बाद वह खुद को काम करने के लिए पानी लेने जाता है लेकिन हॉलवे में उसे 2 मेड्स की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मिस्टर फेंग ने कहा था वेडिंग के बाद देना है लेकिन वेडिंग अभी खत्म नहीं हुई। एक मेड एनवेल पकड़े होती है। धीरे बोलो, अगर लियू मैडम को पता चला तो? दूसरी कहती है। शिए क्वांग चुपचाप पास आता है। क्या बात हो रही है? दोनों डर जाती हैं। एक के हाथ से एनवलप गिरते गिरते बचता है। मिस्टर शिए, वह हाथ बढ़ाता है, मुझे दिखाओ। मैड थोड़ी हेजिटेंट होती है फिर दे देती है। मिस्टर फेंग ने दिया था, कहा था वेडिंग के बाद उन्हें देना। शिए क्वांग हल्का मुस्कुराता है। अच्छा तो मुझे दे दो, मैं वैसे भी उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैड के जाने के बाद वह तुरंत रूम में जाकर दरवाजा बंद करता है और एनवेलप खोलता है। अंदर कुछ हैंडराइटेड पेजेस होते हैं साफ लिखावट में। लियू रोयान को मिल्क से एलर्जी है, उसे कभी मत देना। वो स्वीट्स पसंद नहीं करती। कॉफी में सिर्फ अनस्वीट एंड अमेरिकानो। स्टडी के लेफ्ट ड्रॉअर में स्टमक मेडिसिन है, वह ओवर टाइम में लेना भूल जाता है। ये पढ़कर शिए क्वांग के हाथ कांपने लगते हैं। अगर फेंग वो उसे इतना अच्छे से जानता है तो ये सब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस पर उसके दिल में शक उठता है, या फिर उसकी धड़कन तेज हो जाती है, या फिर जो इस विला में है वो फेंग वो है ही नहीं। वह तुरंत फोन उठाकर कॉल करता है। फेंग वो की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, खासकर पिछले 3 महीनों की। कॉल काटकर वह पेपर्स छिपा देता है और खुद को काम करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है सामने फेंग वो सीढ़ियों से ऊपर आता हुआ दिखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और माहौल एकदम फ्रीज हो जाता है। शी चियांग अपनी धड़कन दबाकर मुस्कुराता है। मिस्टर फेंग, रोयान स्टडी में है, क्या आप उसे एक ग्लास हॉट मिल्क दे देंगे? वह ध्यान से फेंग वो का रिएक्शन देखता है।
फेंग वो धीरे से आईब्रो उठाता है, उसकी नजर शी क्वांग के सूजे हुए चेहरे से मिल्क के ग्लास पर जाती है और फिर वह ठंडी हंसी हंसता है। अगले ही पल वह पूरा ग्लास शी क्वांग के चेहरे पर फेंक देता है। शी क्वांग चीखता है, पीछे हटता है, दूध उसके बालों से टपकता रहता है। पागल हो गए हो क्या? वह चिल्लाता है, जिस पर फेंग वो ग्लास जमीन पर फेंक देता है और वह टूट जाता है। उसकी आंखों में डिज्नेन होता है। ये काम मेड का है, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? शी चियांग गुस्से से कांपता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी लियू रुओयान बाहर आती है। क्या हो रहा है? फेंग वो हाथ बांधकर खड़ा होता है, उसके चेहरे पर चैलेंज होता है। तो क्या हुआ? वह शी क्वांग की तरफ देखता है। कम से कम मैं सामने से करता हूँ, कुछ लोगों की तरह पीछे से डर्टी ट्रिक्स नहीं खेलता। इतना कहकर वह मुड़कर चला जाता है। शी क्वांग लियू रुओयान को आंसू भरी आंखों से देखता है और पूछता है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट करता है? जिस पर लियू रुओयान थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और उसकी नजर फेंग वो की दूर जाती हुई बैग पर टिक जाती है और फिर वो अनएक्सपेक्टेडली कहती है, शादी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसका गुस्सा होना नॉर्मल है। इसके बाद वो अपनी नजर हटा लेती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ खुद को वॉश कर लो। ये सुनकर शी क्वांग पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे डिसबिलीफ के साथ देखता रहता है, क्योंकि वो सच में उस आदमी की साइड ले रही होती है। इसके बाद शी क्वांग लियू रुओयान के पीछे पीछे स्टडी रूम में चला जाता है और उसकी आवाज में अभी भी हल्की सिसकियां होती हैं। रुओयान, अगर फेंग वो सच में मुझसे इतनी नफरत करता है तो मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। जिस पर लियू रुओयान अपने टेम्पल्स को रब करती है और काफी जेंटल टोन में बोलती है, ज्यादा मत सोचो, शायद उसका मूड खराब है। यह सुनकर शी क्वांग तुरंत पूछता है, उसका मूड क्यों खराब होगा? क्या मेरी वजह से? और फिर उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिरने लगते हैं। मुझे पता है, मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए था। इसके बाद लियू रुओयान एक ग्लास व्हिस्की डालती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर शी क्वांग और जोर से रोने लगता है। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती जियाजिया? इस दुनिया में कोई मुझे सच में प्यार नहीं करता। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी तो मेरे जीने का क्या मतलब है? यह कहकर वो अचानक खड़ा होता है और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ दौड़ जाता है, जिस पर लियू रुओयान तुरंत रिएक्ट करती है, उसका रिस्ट पकड़ लेती है और उसी दौरान महंगी व्हिस्की ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाती है। ड्रामा बंद करो, उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा होता है, जिस पर शी क्वांग मौका पाकर उसके गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, तो क्या तुम पहले जैसी हो सकती हो? फिर वो अपनी सूजी हुई आंखें उठाकर कहता है, कम से कम उसे थोड़ा पनिश करो, उसने आज मेरे साथ ऐसा किया, मैं सच में हार्ट ब्रोकन हूँ। लियू रुओयान कुछ देर चुप रहती है और आखिर में हल्का सा नोट करती है। इसके बाद जैसे ही वो दोनों फेंग वो के रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तभी अचानक विला की डोरबेल जोर से बजती है, जिस पर बटर जल्दी से आता है। उसका चेहरा थोड़ा अजीब होता है। जनरल मैनेजर लियू, बाहर पुलिस आई है। उसके बोलने से पहले ही 3 यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं और उसी समय फेंग वो हॉलवे में खड़ा दिखता है। किसी को पता ही नहीं चलता वो कब आया। वो सिल्क रोब पहने होता है, उसकी आंखों में नींद अभी भी बाकी होती है और लाइट में वो काफी सॉफ्ट लग रहा होता है। और फिर वो कामली बोलता है, मैंने पुलिस को बुलाया है। ये सुनते ही लियू रुओयान का चेहरा बदल जाता है। इसके बाद फेंग वो धीरे धीरे अपनी स्लीव ऊपर करता है और अपने हाथ पर पड़े डरावने ब्रूजेस दिखाता है। मैं शी चियांग पर इंटेंशनल इंजरी का केस करना चाहता हूँ। फिर वो पुलिस की तरफ देखता है, प्रूफ यही है, क्या तुम पागल हो? जिस पर लियू रुओयान उसका रिस्ट कसकर पकड़ती है। वो बस मजाक कर रहा था। मजाक? फेंग वो ठंडी हंसी छोड़ता है और अपना हाथ झटक देता है। जनरल मैनेजर लियू के हिसाब से मजाक की डेफिनेशन काफी स्पेशल है। यह सुनकर शी क्वांग का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो जल्दी से एक्सप्लेन करने लगता है, मैंने ऐसा मतलब से नहीं किया था, मैं बस तो माफी मांगो। फेंग वो उसे बीच में ही रोक देता है, वरना लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे। पुलिस की नजरों के नीचे शी क्वांग मजबूरी में अपने होंठ दबाता है और शर्मिंदा होकर सिर झुका देता है, सॉरी। इसके बाद पुलिस के जाते ही फेंग वो बिना पीछे देखे अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। लियू रुओयान वहीं खड़ी रह जाती है, उसकी भौहें सिकुड़ी होती हैं और वो सोचती है, क्या वो गलत थी? फेंग वो इतना अनफेमिलियर कब बन गया? लेट नाइट में लियू रुओयान फिर उसके रूम का दरवाजा नॉक करती है, जिस पर फेंग वो डोर फ्रेम से टेक कर खड़ा होता है। उसका रोब थोड़ा खुला होता है, जिससे उसकी टोनर चेस्ट दिख रही होती है और हाथ में रेड वाइन लेकर लेजी टोन में पूछता है, क्या है? लियू रुओयान कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर धीरे से पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है आजकल? इसके बाद वो सॉफ्ट टोन में बोलती है, शी क्वांग बस एक गेस्ट है, तुमने ऑलरेडी मुझसे शादी रजिस्टर कर ली है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? लियू रुओयान। फेंग वो अचानक उसे रोकता है, उसके होंठों पर मॉकिंग स्माइल होती है और वो वाइन का सिप लेता है। एक तरफ तुम मेरे साथ हो और दूसरी तरफ उसे यहाँ रहने देती हो, क्या मुझे ऐसे खेलना तुम्हें मजेदार लगता है? मेरा वो मतलब नहीं था, लियू रुओयान भौहें चढ़ाकर कहती है, लेकिन तभी बैंग के साथ दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। लियू रुओयान बाहर खड़ी रह जाती है, उसका चेहरा गुस्से और हैरानी के बीच बदलता रहता है। उसके सामने वाला फेंग वो और पहले वाला फेंग वो बिल्कुल अलग लग रहा होता है। जो आदमी हमेशा उसकी बात मानता था, वो इतना अनकंट्रोलेबल कब बन गया? दूसरी तरफ एक महंगी वेज जमीन पर जोर से फेंक दी जाती है और उसके टुकड़े हर जगह फैल जाते हैं, जिस पर शी क्वांग गुस्से से कांप रहा होता है और ड्रेसिंग टेबल की सारी बॉटल्स नीचे गिरा देता है। फेंग वो दांत भींच कर उसका नाम लेता है, उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं, देख लूंगा मैं। इसके बाद लगभग दोपहर में शी चियांग उठता है
क्योंकि पिछली रात वो सो नहीं पाया था। उसका दिमाग लियो रुयान के बिहेवियर और फेंग वू की कोल्ड आइज से भरा होता है। वो अपने टेम्पल्स रब करता है और डिसाइड करता है कि पहले खाना खा ले, फिर प्लान बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग रूम में जाता है, वो देखता है कि टेबल पर सिर्फ एक ही ब्रेकफास्ट रखा होता है। फेंग वू आराम से टोस्ट खा रहा होता है और उसके पास ब्लैक कॉफी रखी होती है। मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? शिया चियांग भौहें चढ़ाकर पूछता है, जिस पर फेंग वू बिना ऊपर देखे अपना लास्ट बाइट खाता है और फिर लेजी नजर से उसकी तरफ देखता है। खाना है तो खुद बनवा लो आंटी से। फिर वो अपने माउथ को वाइप करता है। ये मैंने खुद बनाया है, सिर्फ एक ही पोर्शन है। यह सुनकर शिया क्वांग गुस्से से भर जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, तो अभी आंटी को बोलो बनाने के लिए। जिस पर फेंग वो हल्का सा हंसता है, खड़ा होता है और सीधे उसके पास से निकल जाता है बिना उसे दोबारा देखे। शिया चियांग गुस्से में अपने फिस्ट कसता है और किचन की तरफ जाता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक यंग मेड डिशेज साफ कर रही होती है। आंटी कहाँ है? वो तेज आवाज में पूछता है। मैट डर जाती है और धीरे से जवाब देती है, आज उनका ऑफ है, वो घर गई हैं। तो फेंग वू के पास खाना कैसे है? मिस्टर फेंग ने खुद बनाया है, मेड धीरे से कहती है। यह सुनकर शिया क्वांग का चेहरा और काला पड़ जाता है और वो गुस्से में दरवाजा बंद करके चला जाता है। भूखा होने के बावजूद वो अपने रूम में लौटता है। इतना गुस्सा होता है कि पानी भी नहीं पीता। तभी उसका फोन बजता है और वो देखता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव का कॉल है, जिस पर वो तुरंत उठा लेता है। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है, मिस्टर शिया, मैंने कुछ पता लगाया है, जल्दी बोलो। वो इम्पेशेंट होकर कहता है, शादी से एक रात पहले सीसीटीवी में फेंग वू जैसा दिखने वाला कोई इंसान लियू फैमिली विला से बाहर जाता दिखा है। प्राइवेट डिटेक्टिव थोड़ा रुकता है और 3 साल पहले फेंग फैमिली का फेंग वू के साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ था जो स्किन चेंजिंग से रिलेटेड लगता है। यह सुनकर शिया चियांग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसकी उंगलियां कस जाती हैं। कोई प्रूफ है? फोटोज ऑन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं, आप लेना चाहेंगे? एड्रेस भेजो, मैं अभी आता हूँ। कॉल काटते ही शिया चियांग जल्दी से कपड़े बदलता है, सनग्लासेस और हैट पहनता है और सीक्रेटली विला से निकल जाता है। आधे घंटे बाद वो एक सिक्लूडेड कॉफी शॉप में डिटेक्टिव से मिलता है, जो उसे एक पेपर बैग देता है। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। शिया चियांग जल्दी से उसे खोलता है। कुछ पेजेस देखते ही उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। तो सच में करंट फेंग वू बदला हुआ है। इसके बाद वो पैसे देता है, डॉक्यूमेंट्स रखता है और खुश होकर वापस लौटता है। अब वो देखना चाहता है कि वो इम्पोस्टर कब तक टिकता है, लेकिन जैसे ही वो विला गेट पर पहुंचता है, उसकी टक्कर फेंग वू से हो जाती है, जो बाहर जा रहा होता है। उनकी आंखें मिलती हैं। इस बार शिया चियांग सीधे उसे प्रोवोके करता है, फेंग वू, या फिर मुझे तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहिए। फेंग वू रुकता है और उसे ठंडी नजर से देखता है, जिस पर शिया चियांग अपने हाथ में डॉक्यूमेंट बैग हिलाता है, स्मग स्माइल के साथ कहता है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। अगर रुयान से निकलवाना नहीं चाहते तो घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। फेंग वू कुछ सेकंड्स उसे इमोशनलेस देखता है और फिर हल्का हंसता है, तुम पागल हो। इतना कहकर वो जाने लगता है। यह देखकर शिया चियांग भड़क जाता है और आगे बढ़कर उसका रिस्ट्स पकड़ लेता है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? ये एविडेंस काफी है तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा बोले, फेंग वू उसका हाथ झटक देता है, जिस पर शिया चियांग बैलेंस खो देता है और पीछे गिरता है। घबराहट में वो फेंग वू का रोप पकड़ लेता है और दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। उनके बॉडीज के स्टेप्स से टकराने की आवाज और शिया क्वांग की चीख गूंजती रहती है और आखिर में दोनों जोर से फर्स्ट फ्लोर पर गिरते हैं। फोटोज और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर से निकलकर पूरे फ्लोर पर बिखर जाते हैं। यह खबर मिलते ही लियो रुयान का चेहरा अचानक बदल जाता है और वो तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल की तरफ रश करती है, जिस पर हॉलवे में उसके कदम तेज और भारी होते जाते हैं और उसके दिमाग में बार बार फेंग वू का हाल का बिहेवियर फ्लैश होता रहता है। उसकी नजरें, उसका एटीट्यूड, यहाँ तक कि उसका कोल्ड और होस्टाइल बिहेवियर भी। 2 हॉस्पिटल रूम्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और लियो रुयान उनके बीच खड़ी हो जाती है। कुछ पल के लिए समझ नहीं पाती कि पहले कौन सा डोर खोले। तभी एक नर्स उसके पास आती है, हाथ में फोल्डर लेकर, मिस लियो, ये मिस्टर शिया की गिरी हुई चीजें हैं, प्लीज कंफर्म कर लीजिए। जिस पर लियो रुयान फोल्डर लेती है, कैजुअली उसे खोलती है, लेकिन जैसे ही अंदर देखती है, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। अंदर कुछ सर्विलांस स्क्रीनशॉट्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो क्लियरली दिखा रहे होते हैं कि शादी से एक रात पहले फेंग वू जैसा दिखने वाला इंसान लियो फैमिली विला से बाहर गया था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि 3 साल पहले फेंग फैमिली ने फेंग वू के साथ एक सीक्रेट डील की थी, जिसे स्किन चेंजिंग कंपेंसेशन के रूप में नोट किया गया था। फेक, उसकी आवाज भारी हो जाती है और उसकी उंगलियां अनजाने में कस जाती हैं, जिस पर उसके हाथ में पकड़ा फोल्डर मरोड़ जाता है। उसके सारे डाउट्स इस मोमेंट में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब मैं जिस इंसान के साथ हूँ वो फेंग वू है ही नहीं। ये सोचते ही लियो रुयान अचानक सिर उठाती है। उसकी आंखों में गुस्सा झलने लगता है और वो सीधे फेंग वू के रूम की तरफ बढ़ती है सच जानने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो देखती है कि हॉलवे के कोने में शिया क्वांग खड़ा होता है। उसका चेहरा सफेद पड़ा होता है
और उसकी नजरें सीधे उसके हाथ में पकड़े फोल्डर पर टिकी होती हैं। रुयान, वो जल्दी से आगे आता है। उसकी आवाज जानबूझकर कांपती है। मुझे पहले से लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत है। वो फेंक वो नहीं है, वो एक इम्पोस्टर है। जिस पर लियू रुयान उसे ठंडी नजर से देखती है और उसकी आंखों में छुपी पैनिक को नोटिस कर लेती है। फिर वो अपने डाउट्स दबाकर धीमी आवाज में पूछती है, तुमने ये सब इन्वेस्टिगेट क्यों किया? शियाचियांग एक पल के लिए रुक जाता है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराता है। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन लियू रुयान उसे इग्नोर करती है और सीधे फेंगवू के हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलती है, जहां अंदर कोई नहीं होता। नर्स बताती है, फेंग फैमिली थोड़ी देर पहले मिस्टर फेंग को ले गई है। फेंग फैमिली? लियू रुयान की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है, इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करो और कार तैयार करो, मुझे फेंग फैमिली जाना है। यह सुनकर शियाचियांग जल्दी से उसके सामने आ जाता है। रुयान, वो भाग गया है। इससे साफ है कि वो गिल्टी है। उसने फेंगवू बनकर लियू फैमिली के एसेट्स के लिए ये सब किया है। अब उसके पीछे जाने की क्या जरूरत है? जिस पर लियू रुयान रुकती है और उसकी तरफ मुड़कर देखती है। मुझे बस ये जानना है कि असली फेंगवू कहाँ है। यह सुनकर शियाचियांग फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान टिक नहीं पाती। रुयान, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? लेकिन लियू रुयान कोई जवाब नहीं देती, बस उसे एक गहरी नजर से देखती है और आगे बढ़ जाती है। शियाचियांग वहीं खड़ा रह जाता है। उसके हाथ कपड़ों को कसकर पकड़ते हैं और वो रिग्रेट और बेचैनी से भर जाता है। उसने सोचा था फेंगवू की आइडेंटिटी एक्सपोज करके वो लियू रुयान को पालेगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। जिस पर लियू रुयान की सस्पेशन और बढ़ जाती है। उसे शियाचियांग का बिहेवियर भी अबनॉर्मल लगने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करती है, शियाचियांग के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करो। इसके बाद वो कार में बैठती है, लेकिन उसका चेहरा हल्का सा सिकुड़ा होता है। उसे लगता है कुछ मिसिंग है। कार के अंदर अजीब सी खामोशी होती है और तभी उसे रियलाइज होता है वो फेमिलियर जैस्मिन सेंट गायब है जो उसके नर्व्स को काम करता था। कार की फ्रेग्रेंस क्यों बदली गई है? वो कोल्ड टोन में ड्राइवर से पूछती है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखता है, जनरल मैनेजर लियू, पहले वाली फ्रेग्रेंस मिस्टर फेंक खुद मिक्स करते थे, लेकिन हाल में उन्होंने कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं दी। यह सुनकर लियू रुयान कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है और उसके दिमाग में कई सीन्स फ्लैश होते हैं। जब वो लेट नाइट घर आती थी तो फोयर में लाइट ऑन होती थी, टेबल पर हनी वाटर रखा होता था। जब उसे स्टमक पेन होता था तो फेंक वो उसके लिए स्पेशल पॉरिज बनाता था जिसमें याम होता था, और रेनी डेज में वो उसके पॉकेट में जैस्मिन सैशे डाल देता था। ये सारी छोटी छोटी बातें जिन्हें उसने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, अब उसे सुई की तरह चुभने लगती हैं। फेंग फैमिली विला में एटमॉस्फेयर बहुत हैवी होता है और वहाँ फेंग वो अपने शरीर के वॉन्ट्स दिखाते हुए गुस्से में कहता है, वो इडियट मेरी आइडेंटिटी लेकर इतनी बेकार जिंदगी जी रहा है, ये मेरे लिए इंसल्ट है। जिस पर मदर फेंग उसे गले लगाती है, गुस्सा मत करो, हम तुम्हारा रिवेंज लेंगे। रिवेंज? फेंग वो ठंडी हंसी हंसता है। हमारा फैमिली पहले जैसा नहीं रहा, हमने उसे 30 मिलियन भी दिए थे, लियू फैमिली से कैसे लड़ेंगे? यह सुनकर पेरेंट्स के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि सच यही होता है कि फैंग फैमिली अब वीक हो चुकी है। तभी बटर आकर बताता है कि लियू रुयान और शियाचियांग आ चुके हैं, जिस पर पेरेंट्स गुस्से में बाहर जाते हैं और उनकी नजर सीधे शियाचियांग पर पड़ती है। यही है वो जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया, मदर गुस्से में चिल्लाती है और उसे पॉइंट करके बोलती है, इतनी हिम्मत कि इसे हमारे घर लेकर आए हो? वो आगे बढ़कर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन लियू रुयान हाथ उठाकर उसे रोक देती है। मैं यहाँ सवाल पूछने आई हूँ। फादर गुस्से में होता है, लेकिन लियू फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से रास्ता दे देता है, अंदर आओ। स्टडी रूम में एटमॉस्फेयर भारी होता है और लियू रुयान सीधे पूछती है, असली फेंग वो कहाँ है? ये सुनकर फेंग कपल के चेहरे बदल जाते हैं और फादर खुद को संभालते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो? लियू फैमिली में जो है वही हमारा बेटा फेंग वो है। रियली? लियू रुयान ठंडी हंसी हंसती है और फोल्डर निकालकर टेबल पर फेंकती है। 3 साल पहले हस्बैंड बदलना, क्या लगा था छुपा लोगे? मदर के हाथ कांपते हैं। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी स्टडी का दरवाजा खुलता है। मैं ही फेंग वो हूँ, क्या प्रॉब्लम है? एक ठंडी आवाज गूंजती है, जिस पर लियू रुयान मुड़कर देखती है और फेंग वो दरवाजे पर खड़ा होता है, हाथ में ID कार्ड ले, जिस पर साफ लिखा होता है फेंग वो। लियू रुयान उस ID को ध्यान से देखती है। उसका दिमाग कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि सब कुछ सेम लगता है, लेकिन उसे फील होता है कि सच्चाई कुछ और है। अगर डाउट है तो इन्वेस्टिगेट कर लो, वो कोल्ड टोन में कहता है और जाने लगता है, जिस पर लियू रुयान उसका रिस्ट पकड़ लेती है। आखिर तुम हो कौन? वो उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें काम और ऑलमोस्ट इमोशनलेस होती हैं। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारे दिल में फेंग वू के लिए कभी जगह थी ही नहीं। यह बात सीधे लियू रुयान के दिल में चुभ जाती है और वो इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ छोड़ देती है और फेंग वू बिना पीछे देखे चला जाता है। उस रात असिस्टेंट का कॉल आता है, मिस लियू, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। फेंग फैमिली के 2 बेटे हैं, ट्विंस। 3 साल पहले जो घर में आया था वो यंगर ब्रदर फेंग युआन था, क्योंकि रियल फेंग वो विदेश भाग गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। यह सुनकर लियू रुयान का हाथ फोन पर कस जाता है।
उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। तो सच ये है, उसे सब समझ आ जाता है। जो इंसान उसके लिए केयर करता था, जो साइलेंटली सब सहता था, वो फेंग वू नहीं बल्कि फेंग युआन था। यह सोचते ही वो अचानक खड़ी होती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तुरंत फेंग फैमिली जाओ और फेंग कपल को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद फेंग कपल चेयर्स पर बॉडीगार्ड्स द्वारा कसकर बैठाए जाते हैं और उनके चेहरे डर से सफेद पड़ते जाते हैं। लियू रुयान उनके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी होती हैं। फेंग युआन कहाँ है? वो दांत भींचकर एक एक शब्द बोलती है, जिस पर मदर के होंठ कांपते हैं और वो खुद को संभालते हुए कहती है, वो लड़का पैसे लेकर चला गया, पूरे 30 मिलियन युआन लेकर। एक भी पैसा छोड़ा नहीं, बचपन से ही चालाक था, अब और भी जिद्दी हो गया है, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। चुप रहो। लियू रुयान अचानक टेबल पर हाथ मारती है। उसकी आवाज पूरे रूम में गूंजती है। मेरा हस्बैंड कैसा है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। तभी असिस्टेंट जल्दी से डोर खोलकर अंदर आता है और डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल उसे देता है। मिस लियू, ये मिल गए हैं। जिस पर लियू रुयान डॉक्यूमेंट्स खोलती है और हर पेज पढ़ते ही उसका चेहरा और डार्क होता जाता है। मैं पैदा होते ही कंट्री साइड में छोड़ दिया गया था। 20 साल से ज्यादा टाइम तक मेरे पेरेंट्स कभी मुझसे मिलने नहीं आए। उन्होंने लिविंग एक्सपेंसेस तक नहीं दिए। मैं बस अपने ग्रैंड पेरेंट्स की थोड़ी सी सेविंग्स पर जीता रहा। जब मैं 5 साल का था, मुझे 40 डिग्री फीवर हुआ था। मेरी ग्रैंड मदर पूरी रात हेल्प के लिए कॉल करती रही, लेकिन मदर ने कॉल कट कर दिया। डॉक्टर ने कहा था अगर 10 मिनट और लेट होते तो मैं बचता नहीं। फेंग वो हर साल लेविश बर्थडे सेलिब्रेट करता था और मेरे पास एक डिसेंट जैकेट तक नहीं था। गुड, बहुत अच्छा। लियू रुयान की आवाज खतरनाक ठंडी हो जाती है और वो डॉक्यूमेंट्स जोर से फेंक कपल के फेस पर फेंक देती है। तुम जैसे पेरेंट्स भी होते हैं इस दुनिया में। फादर का चेहरा पेपर से स्क्रैच हो जाता है, लेकिन वो फिर भी आर्ग्यू करता है, हमने उसे जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, क्या वो काफी नहीं? बड़ा किया? लियू रुयान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। 18 साल तक उसने जो भी पहना वो नेबर्स के पुराने कपड़े थे। तुमने उसे क्या समझा? हस्बैंड स्वैप करने का टूल? इसके बाद वो उसे छोड़ देती है और बॉडीगार्ड्स को कोल्ड टोन में कहती है, इन्हें बेसमेंट में बंद करो, अच्छे से केयर करो, जब सच बोलने को तैयार हो तभी छोड़ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मदर चिल्लाती है। हम फेंग युआन के पेरेंट्स हैं। लियू रुयान ठंडी हंसी हंसती है। अब याद आया कि तुम उसके पेरेंट्स हो? जिस पर बॉडीगार्ड्स दोनों को खींच कर ले जाते हैं। तभी स्टडी का डोर अचानक खुलता है और फेंग वो अंदर आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ता है। लियू रुयान, तुम पागल हो गई हो? मेरे पेरेंट्स को छोड़ो। लियू रुयान उसे ठंडी नजर से देखती है। तो अब एक्टिंग बंद कर दी तुमने, फेंग वू? यह सुनकर फेंग वू का शरीर स्टिफ हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, हाँ मैं ही हूँ फेंग वू। तो क्या उस लोलाइफ को तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी? वो बस कंट्री साइड का कचरा है, उसकी क्या औकात है? तभी एक जोरदार स्लैप उसके चेहरे पर पड़ता है। फेंग वू शौक में अपना चेहरा पकड़ लेता है। ये स्लैप तुम्हारे छोटे भाई के लिए है। लियू रुयान की आंखें डार्क हो जाती हैं। तुम फेंग फैमिली के लोग सबके सब डिस्गस्टिंग हो। जिस पर फेंग वू अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। लियू रुयान, अब प्यार का ड्रामा कर रही हो? पिछले 3 साल में तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसे लिविंग रूम में सुलाया, दूसरे मर्दों को घर लाई और शिया क्वांग के लिए उसे आइस पॉन्ड में फेंक दिया। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है। लियू रुयान, एक्टिंग बंद करो। तुम सोचती हो तुम उसे प्यार करती हो? वो चला गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। तुम उसे समझती ही नहीं थी। यह सुनकर लियू रुयान की सांस रुक जाती है। उसका सीना भारी हो जाता है, जैसे किसी ने जोर से वार किया हो। वो कहाँ है? उसकी आवाज डरावनी हो जाती है। फेंग वो अपने होंठ से खून पोंछता है और मुस्कुराता है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। यह सुनकर लियू रुयान उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा पर्पल होने लगता है वो अचानक अपनी पकड़ ढीली कर देती है, क्योंकि वो चेहरा उसी जैसा होता है। दफा हो जाओ, वो मुड़कर कोल्ड आवाज में कहती है, अब कभी मुझे मत दिखना। फेंग वो जमीन पर गिरकर सांस लेता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहता है। तुम डिजर्व करती हो ये सब। लियू रुयान बिना पीछे देखे चली जाती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर से मैसेज आता है, मिस लियू, एक क्लू मिला है। 2 हफ्ते पहले मिस्टर फेंग ने नानचंग की फ्लाइट बुक की थी। यह पढ़ते ही लियू रुयान की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुरंत नेक्स्ट फ्लाइट बुक करो। दूसरी तरफ मैं समुद्र के किनारे खड़ा होता हूँ। सॉल्टी हवा मेरे चेहरे को छूती रहती है। दूर सनसेट समुद्र को ऑरेंज रेड रंग में रंग रहा होता है और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराकर वापस जाती हैं। मैं गहरी सांस लेता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और लंबे समय बाद एक अजीब सी शांति फील करता हूँ। मिस्टर फेंग, पीछे से एक जेंटल फीमेल वॉइस आती है। मैं मुड़कर देखता हूँ और एक लड़की थोड़ी दूर खड़ी होती है। उसके हाथ में फ्रेश सी फूड का बैग होता है। उसने सिंपल व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट्स पहनी होती है। उसका चेहरा काम और पीसफुल होता है। बाय निंगबिंग, आपकी नेक्स्ट डोर नेबर। वो आगे बढ़ती है। सुना आप आज ही शिफ्ट हुए हो, ये सी फूड ले लीजिए, वेलकम गिफ्ट समझ लीजिए। मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ, फिर पॉलिटली मुस्कुराकर कहता हूँ थैंक्स, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मल मत बनो। वो बैग मेरी तरफ बढ़ाती है। नानचंग का सी फूड सबसे फ्रेश होता है, ट्राई करो। उसका बिहेवियर ना ज्यादा क्लोज होता है ना डिस्टेंट, जिस पर मना करना मुश्किल हो जाता है और थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैं बैग ले लेता हूँ। थैंक्स। वो हल्का मुस्कुराती है। कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। फिर वो मुड़कर चली जाती है और मैं उसे जाते हुए देखता रहता हूँ, थोड़ा लॉस्ट सा। ये नानचंग आने के बाद पहला इंसान होता है जो मुझसे बात करता है।
आने वाले दिनों में मैं धीरे धीरे इस टाउन की लाइफ में एडजस्ट होने लगता हूँ और समुद्र के पास एक छोटा सा फ्लावर शॉप खोलता हूँ जहाँ फ्लावर्स अरेंज करता हूँ, बुकेज बनाता हूँ और लाइफ शांत और सिंपल चलती रहती है। कभी कभी मैं शॉप के बाहर बैठकर दूर समुद्र को देखता रहता हूँ और मेरे थॉट्स दूर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बाई निंगबिंग कभी कभी फ्लावर्स खरीदने आती है, कभी सनफ्लावर्स, कभी कैंपानुला। वो ज्यादा बात नहीं करती, बस ग्रीट करती है, पे करती है और चली जाती है। फिर एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और मैं शॉप बंद करने वाला होता हूँ। तभी बारिश तेज हो जाती है और मैं छत के नीचे खड़ा होकर देखता रहता हूँ। छाता नहीं है। तभी पीछे से वही फेमिलियर वॉइस आती है और मैं मुड़कर देखता हूँ। बाई निंगबिंग ब्लैक अम्ब्रेला लेकर खड़ी होती है। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर। मैं मना करने वाला होता हूँ लेकिन बारिश बहुत तेज होती है तो आखिर में मान जाता हूँ। थैंक्स। हम दोनों साथ चलते हैं। अम्ब्रेला छोटा होता है लेकिन वो उसे मेरी तरफ ज्यादा झुका देती है जिससे उसका खुद का शोल्डर भीग जाता है। मैं नोटिस करता हूँ और थोड़ा उसकी तरफ शिफ्ट होता हूँ। ऐसा मत करो, कोई बात नहीं। वो मुस्कुराती है। बारिश तेज गिरती रहती है और हम दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। घर पहुंचकर मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, फिर कहता हूँ अंदर आकर चाय पियोगी? वो मुझे देखती है, फिर हल्का सा नोट करती है। उस रात के बाद हमारा रिलेशन थोड़ा क्लोज होने लगता है। वो कभी कभी शॉप पर हेल्प करने आती है और मैं उसके लिए डिनर ले जाता हूँ जब वो लेट काम करती है। वो कभी मेरे पास्ट के बारे में नहीं पूछती और मैं भी कुछ नहीं बताता। एक दिन फ्लावर्स अरेंज करते वक्त मेरा फिंगर रोज के कांटे से चुभ जाता है और खून की एक बूंद निकलते ही मैं फ्रीज हो जाता हूँ। मुझे वो दिन याद आता है जब मुझे आइसी पॉन्ड में फेंका गया था और लियू रुयान की कोल्ड आइस। मेरे हाथ हल्के कांपते हैं। क्या हुआ? बाई निंगबिंग की आवाज आती है। मैं होश में आता हूँ। कुछ नहीं, छोटा सा कट है। लेकिन वो भौहें सिकोड़ती है और मेरा हाथ पकड़कर चेक करती है। थोड़ा डीप है, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। उसका हाथ वार्म होता है, उसका टच जेंटल होता है लेकिन रिफ्यूज करने का मौका नहीं देता। मैं उसे देखता रहता हूँ और अचानक मेरी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठती है जैसे बहुत टाइम बाद कोई केयर कर रहा हो। हम दोनों पास खड़े होते हैं और एक नई सी इमोशन धीरे धीरे फील होने लगती है। रात हो जाती है और बॉनफायर जलने लगते हैं। क्रॉड्स बीच पर डांस करते हैं और गाते हैं। हंसी और वेव्स की आवाज एक साथ मिक्स होती है जिस पर मैं बीच पर बैठा होता हूँ और चुपचाप उस लाइवली क्राउड को देखता रहता हूँ। तभी बाई निंगबिंग मेरे पास आकर बैठती है और मुझे एक कप हॉट कोको देती है जिस पर वो पूछती है क्या तुम ज्वाइन नहीं करोगे? मैं कप लेता हूँ हल्की सी स्माइल के साथ और कहता हूँ मुझे बस देखना पसंद है। जिस पर बाई निंगबिंग कुछ नहीं कहती है और मेरे साथ वहीं बैठी रहती है। इसके बाद काफी देर बीत जाती है। फिर वो अचानक बोलती है फेंग्युआन, जिस पर मैं अपना फेस उसकी तरफ घुमाता हूँ और वो मुझे देखती हुई कहती है तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। यह सुनकर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और उसकी सीरियस गेज को देखता हूँ। फिर वो आगे कहती है पास्ट को तुम्हें इम्प्रीजन मत करने दो। जिस पर मैं स्टन रह जाता हूँ और उसी वक्त सी ब्रीज मेरे पास से गुजरती है। बॉनफायर की लाइट उसके फेस के एक साइड को ग्लो कर रही होती है जो सॉफ्ट भी लगता है और स्ट्रॉन्ग भी। मैं धीरे से अपना सिर नीचे करता हूँ और हल्के से एक्सेप्ट करता हूँ शायद मैं सच में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ लियू रुयान नानचंग की स्ट्रीट्स पर खड़ी होती है। डैम्प और सॉल्टी सी ब्रीज सीधे उसके फेस पर आ रही होती है। वो सामने इस अनफैमिलियर और प्रॉस्पेरस सिटी को देखती है। उसकी आंखें डार्क और टायर्ड लग रही होती हैं। 1 महीना बीत चुका था। उसने नानचंग के लगभग हर कॉर्नर को सर्च किया था लेकिन फिर भी उसे मेरा कोई ट्रेस नहीं मिला। जिस पर उसे सिर्फ इतना क्लू मिला था कि मैंने नानचांग की फ्लाइट टिकट खरीदी थी लेकिन यह सिटी बहुत बड़ा था और मैं आखिर कहाँ छुपा हुआ था। लियू रुयान अपने टेम्पल्स को रब करती है। लगातार भाग दौड़ के कारण उसकी आंखें ब्लड शॉट हो चुकी होती हैं। फिर वो अपना हाथ उठाकर वॉच देखती है जहां ऑलरेडी 9 बजे PM हो चुका होता है। जिस पर स्ट्रीट के पेडेस्ट्रियंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वो एमलेसली चलती रहती है। हर गुजरते हुए पर्सन को ध्यान से देखती है कहीं कोई पॉसिबिलिटी मिस ना हो जाए। तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। थोड़ी दूरी पर एक व्हाइट शर्ट पहना हुआ आदमी लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा होता है। उसकी बैक उसकी तरफ होती है। उसका टॉल फिगर, उसके स्लाइटली उड़ते हुए बाल, सब कुछ बिल्कुल मेरी तरह लगता है। यह देखकर लियू रुयान का दिल अचानक टाइटन होता है और उसका खून इंस्टेंटली बॉयल करने लगता है। वो ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली उसकी तरफ दौड़ती है और उसका रिस्ट पकड़ लेती है। उसकी आवाज होर्स और अर्जेंट होती है, फेंग्युआन। जिस पर वो आदमी अचानक चौंकता है और मुड़ता है लेकिन वो एक अनफैमिलियर फेस होता है। तुम कौन हो? वह आदमी घबराकर उसका हाथ झटक देता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। जिस पर लियू रुयान वहीं फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों की चमक इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। यह मैं नहीं था। वो भीड़ को देखती है और अचानक हंस पड़ती है। उसकी हंसी होर्स और बिटर होती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। सर्च जारी रखो, पूरे नानचंग को उलट दो, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। कॉल कट करने के बाद वो नाइट स्काई की तरफ देखती है। उसकी आंखें स्टबर्न और फ्रैंटिक होती हैं
फेंग युआन, तुम आखिर कहाँ हो? इसके बाद मॉर्निंग आती है जहाँ सनलाइट व्हाइट कर्टन्स को पियर्स करती हुई अंदर आती है, जिस पर मैं विंडो खोलता हूँ और डैम्प सी ब्रीज मेरे फेस को टच करती है, जिसमें हल्का सॉल्टी टेस्ट होता है। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और हल्की सी स्माइल करता हूँ। ये गेस्ट हाउस मैंने उसी पैसे के एक हिस्से से रेंट किया था, एक छोटा सा 3 स्टोरी बिल्डिंग जो सी के सामने है। कोर्टयार्ड में फ्लावर्स लगे होते हैं, रोजेस और कैंपानुलास, जिन्हें मैंने खुद लगाया था। हर मॉर्निंग मैं फ्रेश फ्लावर्स काट कर गेस्ट हाउस के हर रूम में रखता हूँ। तभी नीचे से कुछ स्टूडेंट गेस्ट्स मुझे वेव करते हैं। मिस्टर फेंग युआन, आज ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ। अगर पसंद आए तो और भी है किचन में। फिर मैं नीचे आता हूँ और कोर्टयार्ड में पहुंचते ही बाय निनिंगबिंग को देखता हूँ, जो फ्रेश फिश का बैग लेकर आ रही होती है। आज सुबह डॉग से पकड़ी है, दोपहर में तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी। मैं बैग लेता हूँ और गलती से मेरी उंगलियां उसकी पाम को टच करती हैं, जिस पर एक वार्म फीलिंग मेरे फिंगर टिप्स से दिल तक फैलती है। हम दोनों एक साथ थोड़े स्टंडेड हो जाते हैं और आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। पिछले कुछ महीनों में बाय निनिंगबिंग मेरी लाइफ में सबसे फेमिलियर पर्सन बन चुकी होती है। वो जैसे एक लाइट बनकर मेरी डार्क वर्ल्ड में शाइन कर रही होती है। एक वक्त था जब मैं किसी और की शैडो में जी रहा था, बिना किसी इंडिपेंडेंट थॉट के, बस एक डेज में। लेकिन उसके आने से मुझे एहसास हुआ कि मैं भी केयर डिजर्व करता हूँ और मुझे भी अपने हिसाब से जीने का राइट है। फिर मैं फ्रीजर से क्रीम फ्लेन निकालता हूँ। तुमने कहा था ना कि कैरेमल फ्लेन खाते हुए वीडियोस देखना चाहती हो, जिस पर उसके फेस पर सरप्राइज और खुशी साफ दिखती है। मुझे पता था तुम मेरे लिए बनाओगे। वो तुरंत एक स्पून लेती है और खाते ही उसके फेस पर स्वीट सेटिस्फैक्शन आ जाता है। जो पहले स्वीट्स पसंद नहीं करती थी, वो 3 लगातार खा जाती है। यह तो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा डिलीशियस है। जिस पर मैं कहता हूँ, तो अब मैं तुम्हारे लिए अक्सर बनाऊंगा। वो सिर हिलाती है, लेकिन कुछ कहना चाहती है, फिर रुक जाती है। क्या हुआ? जिस पर वो थोड़ी देर रुककर कहती है, कुछ नहीं, बस अब तुम बहुत अच्छे लगते हो, पहले से कहीं बेहतर, जब तुम बस सी को ब्लैंक होकर देखते रहते थे। मैं ये सुनकर थोड़ा रुकता हूँ, फिर हल्का सा मुस्कुराता हूँ। हाँ, ये जगह मुझे सूट करती है। इसके बाद इवनिंग में अचानक हैवी रेन शुरू हो जाती है। मैं किचन में कॉफी बना रहा होता हूँ, बाहर थंडर गूंज रहा होता है और रेन विंडो पर गिर रही होती है। तभी डोर पर अर्जेंट नॉकिंग होती है। कौन है? मैं डोर खोलता हूँ और बाई निनिंगबिंग को देखता हूँ, जो पूरी तरह भीगी हुई होती है और कुछ अपने सीने से लगाकर पकड़े होती है। जल्दी अंदर आओ। मैं उसे अंदर लाता हूँ और वो अपनी जैकेट हटाती है, जिसमें एक छोटा व्हाइट किटन कांप रहा होता है। मुझे ये एली के एंड पर मिला, पानी में बह जाता। मैं तुरंत टॉवेल लाकर उसे रैप करता हूँ। पहले इसे सुखाते हैं, मैं ड्रायर लाता हूँ, लेकिन तभी बाई निनिंगबिंग मेरा रिस्ट पकड़ लेती है। तुम भी तो भीगे हुए हो। वो मेरे शोल्डर से रेन हटाती है। हम बहुत करीब होते हैं। उसकी बॉडी से रेन और पाइन की हल्की खुशबू आती है। मेरा दिल एक पल के लिए स्किप करता है और मैं इंस्टिंक्टिवली थोड़ा पीछे हटता हूँ। वो भी अपना हाथ वापस लेती है। पहले कैट का ध्यान रखते हैं। मैं सिर झुकाता हूँ और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ। फिर किटन को जेंटली स्ट्रोक करता हूँ, जो अब सो चुका होता है। इसके बाद वो 2 कप्स हॉट मिल्क लेकर आती है और मेरे पास बैठ जाती है। कुछ देर साइलेंस रहता है, फिर वो अचानक पूछती है, फेंग युआन, अगर एक दिन तुम नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहो तो कैसी पर्सन चुनोगे? जिस पर मैं स्टंडन होकर उसकी तरफ देखता हूँ। मूनलाइट उसके फेस के एक साइड को लाइट करती है। उसकी आईज में क्लियर अफेक्शन दिख रहा होता है। मेरा दिल तेज धड़कने लगता है और मैं नजर हटा लेता हूँ, जिस पर वो बस मुस्कुराती है और आगे कुछ नहीं पूछती। हम दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। सिर्फ किटन की पर्रिंग रूम में गूंजती रहती है। इसके बाद मैं यार्ड के कॉर्नर में बैठा होता हूँ और किटन को फिश खिला रहा होता हूँ, जो खुशी से खाता है और मेरे फिंगर से रब करता है। मैं हल्का सा हंसता हूँ। निंगबिंग, देखो, ये थोड़ा चबी नहीं हो गया? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ लीव्स की रस्टलिंग सुनाई देती है। जिस पर मैं मुड़ने ही वाला होता हूँ कि अचानक कोई मुझे पीछे से टाइटली हक कर लेता है। एक फेमिलियर सेंट मुझे घेर लेती है, रोजेस और सैंडलवुड की खुशबू। यह लियू रुयान होती है। मेरा बॉडी स्टिफ हो जाता है। मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, हॉर्स और ट्रेम्बलिंग। उसके आर्म्स मेरी वेस्ट को और कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे मैं अगले ही पल गायब हो जाऊंगा। जिस पर मेरी सांस एक पल के लिए रुकती है, फिर नॉर्मल होती है और मेरी कोल्ड वॉइस बाहर निकलती है। जिस पर लियू रुयान मुझे छोड़ती नहीं है, बल्कि और भी कसकर पकड़ लेती है, जैसे मुझे अपने फ्लैश और बोन में ही मर्ज कर देना चाहती हो। उसकी आवाज कांपती हुई निकलती है, फेंग युआन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ। मैंने पूरे नानचांग को उलट दिया, लोगों को बाहर तक भेज दिया। तुम ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? जिस पर मैं बिल्कुल काम टोन में उसका पूरा नाम लेता हूँ, लियू रुयान, मुझे छोड़ दो। लेकिन यह सुनकर उसकी आवाज अचानक शार्प हो जाती है, जिसमें अनकंट्रोलेबल गुस्सा होता है। तुम्हें जाने का हक किसने दिया? चुपचाप डिसअपियर होने का हक किसने दिया? क्या तुम्हें पता है मैं उसकी बात अभी पूरी भी नहीं होती है कि साइड से एक फिगर तेजी से आता है और एक जोरदार स्लैप लियू रुयान के फेस पर पड़ता है, जिस पर वो अचानक पीछे लड़खड़ा जाती है और उसके माउथ के कॉर्नर से खून निकलने लगता है। उससे दूर रहो। बाय निंगबिंग मेरे सामने खड़ी होती है। उसकी आईज नाइफ जैसी शार्प होती हैं और उसकी आवाज में क्लियर वार्निंग होती है। अगर दोबारा उसे छूने की कोशिश की तो मैं तुरंत पुलिस को कॉल करूंगी। जिस पर लियू रुयान अपने माउथ का खून पोंछती है। उसकी डार्क और ग्लोमी आईज बाय निंगबिंग को घूरती हैं, फिर मेरी तरफ जाती हैं। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहता है, जैसे अभी जो कुछ हुआ उसका मुझसे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। लियू
रुयान कोल्डन लाफ करती है। उसकी आईज में कॉम्प्लेक्स इमोशंस घूमते हैं। क्या तुमने उसे पाने के लिए मुझे छोड़ा? जिस पर मैं खड़ा होता हूँ, अपने पैंट से इमेजिनरी डस्ट झाड़ता हूँ और इंडिफरेंट टोन में कहता हूँ, लियू रुयान, तुम खुद को थोड़ा ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो? फिर मैं आगे कहता हूँ, मैंने तुम्हें कभी किसी और के लिए नहीं छोड़ा। यह सुनकर उसकी पिल्स सिकुड़ जाती हैं। उसकी चेस्ट पर जैसे कोई भारी वार हुआ हो और सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। तो फिर क्यों छोड़ा? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ और पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मेरी गेज आइज जैसी ठंडी होती है। लियू रुयान, क्या तुम्हें याद नहीं? ये 3 साल मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे और फ्रीडम के लिए था। अब वो डील खत्म हो चुकी है, सब बराबर हो गया। बराबर? लियू रुयान की आवाज दांत पीसते हुए निकलती है। फेंग युआन, तुम्हें सच में लगता है हम बराबर हो सकते हैं? क्यों नहीं? मैं हल्का सा हंसता हूँ, लेकिन मेरी आंखों में कोई वॉमत नहीं होती। या तुमने सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? यह सुनकर उसका फेस तुरंत पेल हो जाता है, जैसे किसी ने उसे फेटल ब्लो दे दिया हो। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसके पास वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि सच यही था, मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और जब वो मुझे बार बार हर्ट करती थी, तब भी मैं बस साइलेंटली सब सहता रहा, कभी केयर नहीं दिखाया। लेकिन उसने मेरी जेंटलनेस को लव समझ लिया। फेंग युआन, चलो। बाय निनिंगबिंग मेरा हाथ पकड़ती है। उसकी आवाज जेंटल होती है, लेकिन उसकी आईज अब भी लियू रुयान पर नजर रखती हैं। मैं सिर हिलाता हूँ और जाने के लिए मुड़ता हूँ। रुको। लियू रुयान अचानक मेरा रिस्ट पकड़ती है, लेकिन बाय निनिंगबिंग तुरंत उसका हाथ हटा देती है। मिस लियू, प्लीज खुद की रिस्पेक्ट रखो। उसकी आवाज आइस कोल्ड होती है, जिस पर लियू रुयान की गेज डेंजरस हो जाती है। तुम कौन होती हो हमारे बीच आने वाली? हमारे बीच? मैं आखिरकार मुड़ता हूँ और मेरी आंखों में मॉकिंग लुक होता है। लियू रुयान, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा शे अचंग अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। लियू रुयान ऑलमोस्ट चिल्लाती है। सब मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है। मैं उसे फिर रोक देता हूँ। मेरी आवाज डेंजरसली काम होती है। तुम और वो जो भी करते हो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और कंप्लीटली कोल्ड आइज के साथ कहता हूँ, लियू रुयान, आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ये वर्ड्स एक शार्प ब्लेड की तरह उसके दिल में घुस जाते हैं। उसकी सांस अटक जाती है और पूरा बॉडी जैसे आइस में गिर गया हो ऐसा फील होता है, जिस पर मैं उसे दोबारा देखे बिना बाय निंगबिंग के साथ शोल्डर टू शोल्डर चल देता हूँ। मेरी बैक पूरी तरह कोल्ड और रेजोल्यूट होती है, जैसे हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। लियू रुयान वहीं खड़ी रह जाती है, मुझे दूर जाते हुए देखती रहती है। उसकी चेस्ट में एक अनबेयरेबल पेन और एंगर उठता है। वो बिलीव नहीं कर पाती कि मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, और ये भी नहीं कि मेरी सारी केयर बस एक इल्यूजन थी। फेंग युआन, वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज टेरिफाइंग होर्स होती है। तुम सोचते हो ये ऐसे खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। लेकिन मेरे कदम जरा भी नहीं रुकते। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जिस पर लियू रुयान गुस्से में पास के ट्री पर पंच मारती है। उसके नकलस से खून निकलने लगता है, लेकिन उसके हाथ का दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं होता। वो ब्लैंक होकर उसी डायरेक्शन में देखती रहती है जहां मैं गया था। उसकी आईज डार्क और फ्रैंटिक होती हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं। इसके बाद वो कोर्टयार्ड में खड़ी होती है। उसके नकलस से खून जमीन पर गिरता रहता है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसकी आंखों में रेज और रिग्रेट उमड़ता रहता है। तभी जनरल मैनेजर लिया का असिस्टेंट जल्दी से आता है। उसके हाथ में डॉक्यूमेंट बैग होता है। हमने पता लगा लिया। जिस पर लियू रुयान धीरे से उसकी तरफ देखती है। उसकी आवाज आइस कोल्ड होती है। क्या? असिस्टेंट थोड़ी हेजिटेशन के बाद बैग उसे दे देता है। ये सब मिस्टर शिए ने यंग मास्टर के साथ सालों में क्या किया, उसकी पूरी रिपोर्ट है। लियू रुयान तुरंत बैग छीनती है और उसे जोर से खोलती है। अंदर फोटोज, सर्वेलेंस स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। वो जल्दी जल्दी कुछ फोटोज देखती है और उसकी पिल्स अचानक सिकुड़ जाती हैं। एक फोटो में शिए अचांग स्टेयर्स पर खड़ा होता है और जानबूझकर पानी डाल रहा होता है। एक वीडियो में वो मेरी मेडिसिन बदलकर लैक्सेटिव्स रख देता है। फिर एक ऑडियो चलता है, वो इडियट, मुझे बस थोड़ा पिटिफुल एक्ट करना है, लियू रुयान तुरंत बिलीव कर लेगी। ये सुनकर लियू रुयान की फिंगर्स कस जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ क्रश हो जाते हैं। उसकी सांस भारी हो जाती है। उसकी आंखों में स्टॉर्म उठता है। और भी है। असिस्टेंट एक और मेडिकल रिपोर्ट देता है। जब यंग मास्टर बेसमेंट में लॉक्ड में था, तब मिस्टर शिए ने वहां लाइव सेंटिपीड्स छोड़ दिए थे, जिस पर लियू रुयान के टेम्पल्स जोर जोर से धड़कते हैं। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ टूटने लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब मैं पूरी रात बेसमेंट में बंद था और अगली सुबह कांपता हुआ बाहर आया था। तब उसने सोचा था कि मैं एक्ट कर रहा हूँ और कोल्ड होकर मुझे मॉक किया था। बस एक रात ही तो था, इतना ड्रामा क्यों? जबकि मैंने कहा था कि शिया चांग ने सेंटिपीड्स छोड़े थे, लेकिन उसने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया था। अब ये सब याद आते ही उसका गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर फेंक देती है। उसकी आवाज डरावनी होश होती है। शिया चांग अभी कहाँ है? असिस्टेंट उसकी आईज देखकर थोड़ा पीछे हटता है। लियू फैमिली विला में, जिस पर लियू रुयान तुरंत मुड़ती है और तेज कदमों से निकल जाती है, जैसे हवा चल रही हो। वो फोन निकालती है और सिक्योरिटी हेड को कॉल करती है। उसकी आवाज आइस जैसी ठंडी होती है। शिया चांग को तुरंत बेसमेंट में बंद करो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जनरल मैनेजर लियू, क्या उसे बंद करो और अच्छे से केयर करो। जो उसने फेंग युआन के साथ किया, उसे 100 गुना महसूस होना चाहिए। इसके बाद सीन लियू फैमिली विला में आता है, जहाँ शिया चांग सोफा पर बैठा गाना गुनगुना रहा होता है।
उसे अभी खबर मिली होती है कि लियू रुयान मुझे ढूंढने नानचंग गई है। वो खुश नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं उसे आसानी से फॉरगिव नहीं करूंगा। वो सोचता है कि बस थोड़ा और भड़काना है और लियू रुयान मुझसे नफरत करने लगेगी। तभी अचानक विला का डोर जोर से केक होकर खुलता है। शिया चांग चौंक जाता है और ऊपर देखता है। जहां लियू रुयान अंदर आती है, उसका फेस बेहद ग्लूमी होता है। उसका दिल एक पल के लिए रुकता है, लेकिन वो तुरंत पिटिफुल एक्सप्रेशन बना लेता है। रुयान क्या हुआ? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान उसका नेक पकड़कर उसे वॉल पर जोर से दबा देती है। शाचांग, उसकी आवाज लो होती है, जैसे हेल से कोई बोल रहा हो। बहुत चालाक बन रहे थे। शाचांग सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है। उसका फेस रेड हो जाता है। वो उसके हाथ पर मारता है। रुयान, जो क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। जिस पर लियू रुयान कोल्डली हंसती है और अचानक उसे छोड़ देती है, जिस पर शाचांग जमीन पर गिर जाता है। अपना नेक पकड़कर जोर जोर से खांसता है। उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहता रहता है। इसे नीचे ले जाओ। लियू रुयान उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई कचरा हो। इसे बेसमेंट में बंद कर दो। जिस पर बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और शिया चांग को पकड़कर घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। तभी शिया चांग पैनिक हो जाता है, स्ट्रगल करता है और चिल्लाता है, लियू रुयान, तुम पागल हो गई हो? मुझ पर हाथ कैसे उठाया? क्या तुम्हें याद नहीं कौन हमेशा तुम्हारे साथ था? क्या तुम्हें याद नहीं कि फेंग युआन तुमसे कभी प्यार नहीं करता? यह सुनकर लियू रुयान की आंखें और भी ठंडी हो जाती हैं। वो धीरे से नीचे बैठती है और उसका चिन कसकर पकड़ती है, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियां ऑलमोस्ट क्रश होने लगती हैं। शिया चांग, ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली है। यह कहकर वो उसे जोर से धक्का देती है और बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में कहती है, अंदर सेंटीपीड्स छोड़ दो, उसे अच्छे से एंजॉय करने दो। जिस पर शिया चांग का फेस इंस्टेंटली सफेद पड़ जाता है। नहीं लियू रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी स्क्रीम्स हेवी आयरन डोर के बंद होते ही खत्म हो जाती हैं। लियू रुयान बेसमेंट के बाहर खड़ी रहती है। उसकी आईज पूरी तरह ग्लूमी होती हैं। जितना उसने शिया चांग को इनलज किया था, अब वो उतना ही उससे नफरत करती है और उससे भी ज्यादा खुद से। इसके बाद नानचंग में अचानक स्नो गिरना शुरू हो जाता है। लियू रुयान मेरे होमस्टे के बाहर खड़ी होती है। उसकी ब्लैक कोट पर स्नो की पतली लेयर जमती रहती है। उसके फिंगर टिप्स ठंड से रेड हो चुके होते हैं, लेकिन वो अब भी डॉक्यूमेंट बैग को कसकर पकड़े रहती है। वो दरवाजे को देखती रहती है, फिर आखिरकार नॉक करती है, जिस पर डोर खुलता है और मैं सामने खड़ा होता हूँ। उसे देखता हूँ, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। क्या काम है? यह सुनकर उसकी सांस हल्की सी अटकती है। उसने सोचा था कि मुझे देखकर वो बहुत कुछ कहेगी, लेकिन इस मोमेंट पर उसकी आवाज जैसे रुक जाती है। वो बस डॉक्यूमेंट बैग आगे बढ़ाती है। उसकी आवाज होर्स होती है, या तुम देख लो। मैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता हूँ। क्या है? शिया चांग ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया सब है इसमें। मुझे अभी पता चला वो हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहा। ये सारे प्रूफ्स हैं। यह सुनकर भी मेरे फेस पर कोई सरप्राइज नहीं आता। मैं बस अपनी नजर हटा लेता हूँ। मुझे अब इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जिस पर लियू रुयान का दिल नीचे गिर जाता है। उसने सोचा था मैं एंग्री होऊंगा, कंप्लेन करूंगा या पूछूंगा कि वो अब क्यों आई, लेकिन मैं बस कामली कहता हूँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे सजा दे दी है। वो जल्दी से जोड़ती है, जैसे खुद को प्रूव करना चाहती हो। और तुम्हारे पेरेंट्स भी। मैंने लियू रुयान, मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। मेरी नजर इंडिफरेंट होती है। तुम अभी भी हर चीज का ब्लेम दूसरों पर क्यों डाल रही हो? जिस पर वो स्टन रह जाती है। क्या मेरी कोई गलती नहीं है? मैं सीधे उसकी आंखों में देखता हूँ। मेरी आवाज सॉफ्ट होती है, लेकिन हर वर्ड नाइफ जैसा लगता है। जब शिया चांग मेरे साथ ये सब कर रहा था, तब क्या तुमने उसे रोका था? उसकी सांस अटक जाती है। उसका दिल कसकर दब जाता है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पाती, क्योंकि सच यही है, उसने खुद बार बार शिया चांग पर बिलीव किया और हर बार मेरी सफरिंग को इग्नोर किया। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी ने मुझे एबिस में धकेल दिया। उसकी आवाज टूटती है, आई एम सॉरी, जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, हल्की सी फेंट स्माइल के साथ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और अपना लेफ्ट हैंड उठाता हूँ। मेरी रिंग फिंगर में डायमंड रिंग चमक रही होती है। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। यह सुनकर लियू रुयान की पिल्प्स सिकुड़ जाती हैं। उसका पूरा बॉडी जैसे शॉक में आ जाता है। वो ब्लैंक होकर रिंग को देखती रहती है। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ टूट जाता है। उसकी आवाज मुश्किल से निकलती है, किससे? मैं कोई जवाब नहीं देता, बस बाहर की तरफ देखता हूँ, जिस पर वो भी मेरी नजर फॉलो करती है और देखती है बाई निनिंगबिंग थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है, ग्रोसरीज का बैग पकड़े। उसकी कोल्ड आइज हमारी तरफ देख रही होती हैं। उस एक पल में लियू रुयान का खून जैसे जम जाता है। मैं कामली लेकिन क्रूअल टोन में कहता हूँ, लियू रुयान, सब खत्म हो चुका है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह कहकर मैं मुड़ता हूँ और बाई निंगबिंग की तरफ चल देता हूँ। मेरी बैग पूरी तरह रेजोल्यूट होती है, जैसे कोई अटैचमेंट बाकी ही नहीं है। लियू रुयान वहीं खड़ी रह जाती है, मुझे स्नो में दूर जाते हुए देखती रहती है। उसकी चेस्ट में ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली हो गया हो। दर्द इतना होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है, इस बार उसने सच में मुझे खो दिया है। स्नो और तेज गिरने लगता है। लियू रुयान को पता भी नहीं चलता कि वो अपनी कार तक कैसे पहुंचती है। वो ड्राइवर सीट पर बैठती है, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ती है। उसके नकलस सफेद हो जाते हैं, वेंस उभर आती हैं। बाहर गिरती स्नो उसकी
विजन को ब्लर कर रही होती है, जैसे उसके थॉट्स भी पूरी तरह कैओटिक हो चुके हैं। उसे पहली बार की याद आती है जब वो मुझसे मिली थी। मैं फेक फैमिली के लिविंग रूम में चुपचाप खड़ा था, सिर झुका हुआ जैसे एक पपेट। उसे वो पॉरेज याद आता है जो मैंने उसके लिए बनाया था, वो लैम्प जो मैंने उसके लिए जलाकर रखा था, वो सारी सफरिंग जो मैंने उसके लिए झेली थी। और फिर उसे आखिरी बार मेरी दी हुई नजर याद आती है, काम, इंडिफरेंट, जैसे वो मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर हो। उसका दिल जैसे किसी ब्लंट नाइफ से धीरे धीरे काटा जा रहा हो। दर्द इतना होता है कि वो सांस नहीं ले पाती। अचानक वो स्टीयरिंग व्हील पर जोर से पंच मारती है, हॉर्न तेज आवाज करता है जो इस साइलेंट स्नोवी नाइट में और भी ज्यादा शार्प लगती है। फेंग युआन। वो धीरे से मेरा नाम लेती है। उसकी आवाज बेयरली सुनाई देती है, लेकिन इस बार कोई भी उसे जवाब देने वाला नहीं होता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा इंसान को पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है।